नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे प्रोग्राम टॉक शो विद अनुज गुप्ता में। हमने एक श्रृंखला आरंभ की थी, बुकमैन ऑफ इंडिया, और इस श्रृंखला के तहत हम पूरे भारत के जितने भी बुकमैन हैं उनसे मिलते आए हैं। बुकमैन ऑफ इंडिया, बुकमैन बुकमैन इंडिया के भविष्य की एक आगे बढ़ने वाली कड़ी का एक हिस्सा है। ये बुकमैन वो है जिसको नकार दिया जाता है, जिसको साइड कर दिया जाता है, उस भारत के भविष्य निर्माता के रूप में जिसको देखना चाहिए उसको साइड में कर दिया। हमेशा याद रखा जाता है तो उसके परिवार को, उसके विद्यालय को, उस मैनेजमेंट को, उस प्रिंसिपल को, उस टीचर को। मैं मानता हूं कि वो सब सराहनीय है, उनका पूरा योगदान है, लेकिन जो उसको पढ़ने की सामग्री प्रदान करता है वो बुकमैन है, और उसका पूरा योगदान है उसको आगे बढ़ाने में। जो बच्चा पढ़कर आगे अपना भविष्य बनाता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, देश के काम आता है, सैनिक बनता है, किसी भी प्रोफेशन में भारत के काम आता है, किसी भी देश के काम आता है, लेकिन उस पढ़ने की सामग्री जो जुटाता है वो कहां से जुटाता है? वो उसी बुकमैन से जुटाता है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अलग अलग क्षेत्र से बुकमैन जुड़ते आए हैं। मेरा हमेशा से यही एक रहता है जब मैं बात करता हूं कि एक ट्रीट किया जाता है बुकमैन को कि किताबें बेचता है, स्टेशनरी बेचता है, उसको नकारा जाता है, साइड दरकनार कर दिया जाता है। ये गलत है। देश के भविष्य में आगे बढ़ाने में उसका पूरा योगदान है। मैं भी एक प्रकाशक हूं और मैं प्राउडली अपने आप को बुकमैन फील करता हूं। मैं बुकमैन हूं और मुझे अपने पेशे पे गर्व है। मेरे साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं उनको भी अपने पेशे पर गर्व है कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। आज 14 फरवरी है। 14 फरवरी, हम बात करें तो ये एक पश्चिमी सभ्यता को लेके चले तो आज का दिन वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। तो जितने भी मेरे दर्शक हैं, मैं उन सभी को ये कहूंगा, हैप्पी वैलेंटाइन डे। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज हम पंजाब के बुकमैन से जुड़े हुए हैं और मैं सभी से एक एक करके आपका परिचय कराऊंगा। सबसे हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे, और सभी के लिए उनका जो वैलेंटाइन है वो स्कूल मैनेजमेंट है, उनकी किताबें हैं, वो बच्चे हैं जो उनके पास रोज आते हैं, किताबें खरीदते हैं, वो सभी उनके वैलेंटाइन है। तो पूरे पंजाब एसोसिएशन की तरफ से, पंजाब के जितने भी स्कूल बुक सप्लायर है उन सब की तरफ से, जितने भी एजुकेशन इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं उन सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। हम एक एक करके सबसे मिलेंगे। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं एक एक करके सबका परिचय उन्हीं लोगों से आपको कराऊंगा। सबसे पहले स्क्रीन पे जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, संजय जी, संजय आहूजा जी हैं मेरे साथ। संजय जी नमस्कार। संजय जी, आप जितने भी लोग हैं आप म्यूट अनम्यूट का थोड़ा सा ध्यान रखें। संजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या बोलते हैं, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं पंजाब में, आज पंजाब की धरती से जुड़ा हूं। मैं इस समय दिल्ली में बैठा हुआ हूं और वैलेंटाइन डे है आज, और आपको वैलेंटाइन डे के साथ साथ वही अपना सत श्री अकाल। आपको भी जी वैलेंटाइन डे की खूब मुबारक, और आपका अभिवादन है पंजाब में।
जी, संजय जी आप अपना आप परिचय के मोहताज नहीं है, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय जो है, मेरे जो जितने भी दर्शक हैं, पूरे भारत के लोग, पूरे विश्व के लोग जितने भी जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम से, वो आपका परिचय जानें। मैं जी संजय आहूजा, आहूजा बुक डिस्ट्रीब्यूटर अमृतसर। मैं पंजाब बुक डिस्ट्रीब्यूटर एक्शन पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ। जी संजय जी आप कितने टाइम से इस व्यवसाय में हैं, इस बिज़नेस में हैं? मेरे जी पापा ने ये बिज़नेस शुरू किया था 1953 में। 53 में? हाँ जी। अच्छा, और 1977 से व्हेन आई वाज़ 7 इयर्स ओल्ड मैं उनके साथ जुड़ गया था। तो संजय जी मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि एक 7 साल का बच्चा इस व्यवसाय में कैसे जुड़ गया? हाँ, वो रूटीन ऐसा चला भई पहले तो शौक था दुकान पे जाने का। जी, उसके बाद हम ज़रूरत बन गए और फिर व्यापार बढ़ने लगा, तो फिर उस हिसाब से हमने दुकान पे बैठ के ही मैंने बीकॉम किया और उसके बाद फिर चिल्ड्रन बुक्स का काम जो मैंने 1998 में शुरू किया। उससे पहले हमारा रिटेल काउंटर था, जहाँ मेरे पापा और ब्रदर अभी बैठते हैं और वहाँ पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल की हर तरह की किताब मिलती थी। मुझे एक्सपेंड करने का शौक था, तो मैंने स्कूल बुक्स पे एक्सपेंड किया और 1998 में मैंने स्कूल बुक्स पे कदम रखा। उसके बाद प्रभु की 1-2 साल में कृपा हो गई और मेरे पास इस वक़्त कम से कम नहीं तो 200 स्कूल हैं जहाँ मैं सप्लाई देता हूँ। अरे बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये संजय जी। और संजय जी आप ये बताइए मुझे कि आप अपने बच्चों को भी इस व्यवसाय में लाना चाहते हैं या इस व्यवसाय से दूर रखना चाहते हैं? मेरी 2 बेटियाँ हैं जी। मेरी बड़ी बेटी ने एमबीए किया है और मेरे सारे सिस्टम का वो अकाउंट्स देख रही है। और मेरी वाइफ़ जो है वो सप्लाई पे बैठे हैं। टोटल स्कूल की सप्लाई वो उनकी नज़र से निकलती है और हम सब मिलके परिवार से सारा ये काम चल रहा है सारा। पूरे परिवार को आपने इन्वॉल्व किया हुआ है, तो इसका इसका मतलब तो मुझे ये लगता है कि सबको आपने इन्वॉल्व कर रखा है, तो आप हाँ, बिल्कुल, पूर्णतः इस व्यवसाय से खुश हैं। और आप बिल्कुल खुश होंगे, बहुत बढ़िया। आपने कभी सोचा कि नहीं मुझे ट्रेड चेंज करना चाहिए, कभी आपके मन में आया? नहीं, कभी नहीं जी, ये साल कोविड का है, तो सोचने में थोड़े मजबूर हैं, अभी कोई एक काम और होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा काम सदाबहार है, स्कूल लगेंगे, किताबें भी बिकेंगी। और आज से आपने कोई 10 साल पहले जब हम सब बुक सेलर इकट्ठे होते थे ना, जी, तो सब सोचते थे भई शायद 10 साल के बाद टैबलेट और ये जो ऑनलाइन स्टडी है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन इस साल ये प्रूव हो गया, ऑनलाइन स्टडी बच्चों को समझ ही नहीं आई और किताबों का कोई कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा संजय जी आपने। किसी समय में एक दौर मतलब ऐसा आया था कि स्मार्ट क्लासेस होंगी और बोर्ड पे सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, ब्लैक बोर्ड खत्म हो जाएगा, टीचर की ज़रूरत नहीं रहेगी क्लास में, सब कुछ डिजिटल चलेगा और बच्चे अपने आप सब कुछ समझ जाएँगे। लेकिन ये सब मिथ था, ये केवल एक पैसे बनाने की कला थी। कुछ कंपनियाँ इसमें आई, इस फील्ड में आई और अपना पैसा बना के चली गई। लेकिन चली क्या गई जी उन कंपनी ने तो किताबें छाप ली। सर किताबें छापली वाक़ई या तो यही कहो ना कि हमारे ट्रेड में आ गई या हाँ, फिर हमारी ट्रेड में आ गई। हाँ, लेकिन हम यही कहेंगे ना कि जो जिस ट्रेड में उन्होंने ये सोचा क्योंकि था बुक्स किताब का कोई ऑप्शन नहीं बना। कुछ नहीं। सर किताबें किताबें हैं। जैसे मैंने अपनी पिछली वेबिनार में भी बोला था, हम जितना मर्ज़ी बर्गर खा लें, पिज़्ज़ा खा लें, रोटी का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। आदमी की जो भूख है, वो रोटी या चावल से मिटती है, तो वैसे ही हमारी जो एजुकेशन है, वो केवल किताबों से ही पूरी होती है। इस बात में आगे लेके चलता हूँ मैं, मेरे साथ राकेश जी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। राकेश जी, राकेश पुरी जी, चंडीगढ़ से। आप चंडीगढ़ को मैं पंजाब कहूँ या हरियाणा कहूँ, तो चंडीगढ़ दोनों को ही समेटे हुए है। तो चंडीगढ़ से हमारे साथ राकेश जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। राकेश जी आपको मैं पंजाब से इनवाइट करूँ या हरियाणा से? आप दोनों आप को भी संभाले हुए हैं। हम यूटी में बैठे हैं जी, हरियाणा भी हमारे, पंजाब के बीच में बैठे हैं हम। मैं वही तो कह रहा हूँ आप दोनों को संभाले हुए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो राकेश जी थोड़ा-सा परिचय आप मेरे दर्शकों को बताएँ कि आप कब से और इस ट्रेड में कैसे जुड़े हैं? मेरा नाम राकेश पुरी है जी, मॉडर्न बुक शॉप चंडीगढ़ से। जी, मैं 1966 से जुड़ा हूँ इस बिज़नेस से। मेरे फादर का ये बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, जी, तो इसी के साथ चले आ रहे हैं। जब स्कूल में थे हम, पढ़ रहे थे,
तभी हम उनके साथ हाथ बटाते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। अब बिजनेस अपना हमने इस हिसाब से सेट किया है कि बच्चा भी हमारे साथ है, सुवीर जी अच्छा, जो भी है, हमने होलसेल में ही कदम रखा फादर के साथ। अब आने वाले टाइम में रिटेल काउंटर को हम अपना बना रहे हैं। बस ठीक है। मेरी वाइफ का मतलब पूरा संयोग है, मेरी वाइफ जो है सारा अपना वेयर हाउस वगैरह सारा वही लुक आफ्टर करती हैं। तो पूरे परिवार के साथ आप इस व्यवसाय में हाँ हैं, जी, हाँ जी, तो हाँ। इसका मतलब यही है बिल्कुल जी, कि बिल्कुल। आपको भी इस व्यवसाय से प्यार है और आपको भी प्राउडली फील करते होंगे कि आई एम बुकमैन ऑफ इंडिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल। फादर का बिजनेस है, उसी को आगे बढ़ाया हम लोगों ने। सर देखो, फादर का बिजनेस कई बार ऐसा होता है राकेश जी कि हम जी, बढ़ाते हैं। मैंने काफी व्यवसाय में देखा है, कुछ लोगों को देखा है कि हाँ मजबूरी में खींच रहे हैं कि हाँ पिताजी का बनाया हुआ है और पुश्तैनी धंधा है, करना पड़ेगा। ऐसी लेकिन कोई बात नहीं है। नहीं, मैंने कुछ व्यवसाय में देखा है कि वो नाखुश होकर देखते हैं। लेकिन मैं बुकमैन ऑफ इंडिया में जिससे भी मिला हूं, मुझे इस चीज की खुशी हुई है कि सब लोग अपने व्यवसाय से खुश हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो खुशी इस चीज की है कि हम एक नेक काम कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम देश के भविष्य में पूरा योगदान दे रहे हैं। ये मैं सब लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि यदि जो लोग नहीं समझते हैं कि हम केवल एक पैसा बनाने की मशीन है, हम आज 5% या 2% के लिए बिजनेस कर रहे हैं, नहीं। आपको नहीं सोचना है। ये सोचना है तो उन लोगों को सोचना है कि जो गलत किसी व्यवसाय में लगे हुए हैं, जो देश को दूसरी ओर धकेल रहे हैं, चाहे वो नशे का धंधा कर रहे हैं, चाहे वो किसी और लग्जरी आइटम को बेच रहे हैं। लेकिन हमारी जो किताबें हैं वो एसेंशियल है। जिस तरह से रोटी की जरूरत है, जिस तरह से आटे की जरूरत है, वैसे ही किताबों की जरूरत है। मुझे सरकार से हमेशा इस चीज का मलाल रहेगा कि इस कोविड ड्यूरेशन में उन्होंने किताबों को एसेंशियल नहीं समझा। एक तरफ तो सरकार बात करती है कि शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है, शिक्षा सभी के लिए जरूरी है, लेकिन उन्होंने किताबों को एसेंशियल नहीं समझा। ये मेरी शिकायत सरकार से रहेगी और मैं हमेशा इस चीज के लिए, चाहे नरेंद्र मोदी रहें या पोखरियाल जी रहे, मेरी लड़ाई उनके साथ हमेशा रहेगी कि आपने जब शिक्षा को अनिवार्य समझते हो तो आपने हमारी किताबों को अनिवार्य क्यों नहीं समझा। वो उनको समझना चाहिए, जिसकी वजह से भुगतान सभी को भुगतना पड़ा, बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, और जितने भी बुकमैन हैं, प्रकाशक हैं, स्कूल हैं, सभी को उन किताबों का अभाव बच्चे आज तक भुगत रहे। हम आगे चलते हैं। हमारे साथ है प्रवीण शर्मा जी। प्रवीण जी आदर्श इंटरप्राइज से हैं। प्रवीण जी नमस्कार। जी नमस्कार। और प्रवीण जी आपके साथ तो स्क्रीन में मुझे दो लोग दिखाई दे रहे हैं, बेटे को भी आपने साथ में जोड़ा हुआ है। जी एक्चुअली क्या था कि वो उसने कंप्यूटर साइंस का इंजीनियरिंग करा था, तो उसने अपनी कंपनी बनाई, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि बिजनेस को बढ़ाते हुए तो मेरे को उसको अपने बिजनेस के अंदर लाना पड़ा। प्रवीण जी मजबूरी, जबरदस्ती मैं अपने उसको प्रवीण जी खींच के लेके मजबूरी आया मत था। बोलिए इसको, मजबूरी मैं नहीं कहूंगा, मजबूरी है। आप देखो मजबूरी से लेके आएंगे तो मैं बेटे का नहीं नाम नहीं, लेट मी एक्सप्लेन जी। कि मेरी मजबूरी थी, उसकी नहीं। वो अपना हाँ, अच्छा काम कर रहा था, तो लेकिन मैं मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं अपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ब्राह्मण हूँ, जी अच्छी फैमिली में मेरा मेरा जन्म हुआ। उसके बाद बात ये होती है कि ये जो बुक ट्रेड है, जब जी मैं जन्म लेके अपनी मेरे जन्म से लेकर आज तक मैं इस अपनी बुक ट्रेड के अंदर ही रहा। मेरे को बड़ा गर्व है इस चीज का कि मैं बुक ट्रेड में हूं। करते करते चलते आज आज ये मौका आ गया कि आज बेटा अगर मेरे साथ मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो चीजें आपने अभी डिस्कस कर रहे हैं बहुत अच्छी है। मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि बहुत समय हो गया इस संसार को चलते हुए, इस हिंदुस्तान को चलते हुए। जी एक किताब एक ऐसी चीज है जिसके तहत हम लोग पढ़ लिख के बड़े होकर आज तक हिंदुस्तान का नाम ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हमने काम कर दिया। जी एक बुक ही है जिसके कारण हम लोग इस चीज के अंदर कायम हैं। अगर आज एक डिजिटल कंटेंट आ गया, मैं ये नहीं कहता कि डिजिटल कंटेंट अच्छा नहीं है, डिजिटल कंटेंट है, लेकिन उसके साथ बुक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोगों ने इस चीज को खत्म करने की कोशिश करी थी, लेकिन हो नहीं पाया। मेरे इस कैरियर के अंदर मेरा ख्याल है कि बुक ट्रेड के अंदर
कई चीजें ऐसी आई हैं जिसको खत्म करने की कोशिश करी, बहुत सारी चीजें हुई, हमारी भी गलतियां थी, लेकिन मैं उस चीज को दरनकार करते हुए ये चीज कहता हूं कि बुक ट्रेड बहुत ही अच्छी है। किताब पढ़ के ही बच्चा एक कितना बड़ा इंसान बनता है, इंसान बन के ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आज हिंदुस्तान का बच्चा अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहां कहां हिंदुस्तान के कौन से कोने में नहीं पहुंचा। सिर्फ एक हमारी हिंदुस्तान की ऐसी प्रथा है कि किताब पढ़ने के बाद ही हम लोग इस चीज के ऊपर चलते हैं। ये आज सरकारें जो भी चीज करने की कोशिश कर रही हैं, किताब को खत्म करके हम लोग उस चीज की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज वेरी मच रॉन्ग। एक ऐसा ट्रेंड होना चाहिए कि अगर किताब भी चल रही है, किताब भी चले, और साथ के साथ अगर आप डिजिटल कंटेंट लेके आ रहे हैं उसको भी ले आओ। हमारा ये मानना नहीं है कि वो डिजिटल कंटेंट ठीक नहीं है, लेकिन किताब को खत्म ना करो। हम लोग इससे हटके एक चीज और कहूंगा कि अगर हम किताब के ऊपर डिपेंड होके आज की डेट के अंदर हमारा परिवार चल रहा है, आज मैं अपने बेटे को खुशी से अपने साथ लेके आया हूं, अगर हमारा परिवार किताब के ऊपर डिपेंड है तो आप इसको खत्म करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ कि किताब ठीक नहीं लगी? किताब सब कुछ अच्छी है। मेरा यही मानना है कि किताब ही बहुत अच्छी चीज है और हम किताब के ट्रेडर्स हैं, हम लोगों को भी जीना दिया जाए। धन्यवाद जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये बात हो गई कि हमारे जीने ना जीने की, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि किताब जरूरत है। हमारा और आपका नहीं है कि भाई केवल मेरा घर चलता है। मैं ये मानना है, हमारा ये मानना है कि किताब भारत के भविष्य के लिए, किसी भी देश के भविष्य के लिए, और मेरा हमेशा ये सवाल रहता है कि जो ये वर्ल्ड बुक फेयर होते हैं कि ये तो फिर खत्म कर देनी चाहिए। आज जर्मनी में हो रहा है, कल दुबई में हो रहा है, शारजा में हो रहा है, लंदन में हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, वर्ल्ड बुक फेयर होते हैं, तो बुक फेयर तो खत्म हो जाने चाहिए। सर, किताबों के इतिहास में जाएं तो किताबें वो जरिया थी, प्यार बढ़ाती थी। आपने बॉलीवुड में देखा होगा, पुरानी फिल्मों में किताबें गिरती थी, किताबें उठती थी और प्यार हो जाता था। किताबों में हम फूल रखते थे, किताबों को हम ऐसे सहेज के चलते थे। वो मजा अलग ही है किताबों का। अनुज जी, अगर जी। मैं एक बात कहूं कि चीज आप कह रहे हैं ना कि किताब के साथ प्रेम, जी, किताब के साथ अगर आज भी इंसान प्रेम करेगा, देखो आज गीता जी हैं, गीता जी क्या चीज हैं? वो किताब के रूप में हमारे सामने हैं। जी, आज ग्रंथ, वो हमारे पूर्वजों के लिखे हुए ग्रंथ भी आज है ना हमारे सामने, वो भी किताब के रूप में है। अगर किताब को आप खत्म करना चाहते हो तो ये आपकी सद्बुद्धि नहीं की कमी है। नहीं हो सकता। प्रवीण जी, मेरे किसी एक मित्र ने बताया था मेरी पिछली वेबिनार में कि रामायण रामानंद के सीरियल से नहीं समझी जा सकती। रामायण को समझने के लिए रामचरितमानस का पढ़ना जरूरी है। पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। रामचरितमानस के बिना रामायण अधूरी है। रामानंद सागर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको रामायण नहीं समझा सकते। वहां पे सिने जगत के कलाकार आपको आधा घंटा, 1 घंटा के लिए आपका मनोरंजन कर सकते हैं, आपको उस तरफ खींच सकते हैं, लेकिन आपको अध्ययन करना है तो उसके लिए रामचरितमानस का होना जरूरी है। आपके पास गीता, कुरान, बाइबल, ये जितनी भी किताबें हैं, सभी धर्म की किताबें, इन किताबों का अध्ययन करने के लिए किताबों का होना बहुत जरूरी है। आप सुन सकते हैं। आज मैं अनुज जी, आज मैं इसी वेबिनार के थ्रू लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आपका शिक्षा प्राप्त करने का कुछ भी तरीका हो, कोई भी किताब आपने पढ़ी हो, एक किताब आपका हिस्सा जिंदगी का बन जाता है। मेरे बच्चों की लाइब्रेरी आज तक बनी हुई है। क्यों बनी है? कि कभी भी किसी वक्त हम लोग उस चीज को उठा के देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आज भी मेरे घर के अंदर एक बच्चों की मेरी लाइब्रेरी, या मेरा एक शौक है एक अच्छी किताब घर पे लेके आने का।
मैं आज भी किताब घर पे लेके आता हूँ। उस चीज को पढ़ना ना पढ़ना मेरे पास टाइम है या नहीं है, लेकिन मैं फिर भी, मेरा एक शौक है। और मेरा ख्याल है कि 135 करोड़ जनता के अंदर अगर मैं बात करूं तो आज भी 100 करोड़ जनता ऐसी है जिसको किताब की जरूरत है। ये आज एक डिजिटल कंटेंट के अंदर हम लोग दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हम लोग मॉडर्न हो गए। मॉडर्न किस तरह से हो गए? क्या हमारी 135 करोड़ जनता मॉडर्न हुई? 135 करोड़ जनता सिर्फ किताब के थ्रू ही हो सकती है। प्रवीण जी, ये केवल और केवल चंद बॉलीवुड सितारों का एक इस स्क्रीन पे आकर बताने का है, लेकिन आप उन सभी से पूछ कर देखिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये सामान बेच रहे हैं, वो उनसे खुश नहीं है। लेकिन वही बात है कि एक साबुन का विज्ञापन कोई अभिनेत्री करती है तो उस साबुन को लोग लेना शुरू कर देते हैं। तो वही हमारे सिने जगत के लोगों का ये बोलने का है कि आप इस कंटेंट से पढ़ेंगे तो आप, अरे आज जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं क्या वो भी यही डिजिटल पढ़कर पैदा हुए? नहीं, उन्होंने किताबें पढ़ी है। खैर, हमारा किताबों पे ज्ञान यदि बात रहा तो मुझे लगता है कि प्रवीण जी, मैं और आप ही बात करते रह जाएंगे और हम इस अनुज जी, मैं एक चीज और कहूंगा जी। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है इतना किताबों के बारे में, तो मुझे क्योंकि लगता है मैं जन्म से लेकर आज तक किताबों के अंदर ही जिया हूँ। प्रवीण जी के साथ एक अलग से चर्चा करेंगे किताबों को लेकर। प्रवीण जी, थैंक यू मैं सो मच। बेटे का परिचय चाहूंगा और बेटे का परिचय वो खुद हमें दें कि साथ में जुड़े हुए हैं। जी, मेरा नाम जीवितेश शर्मा जीवितेश, एंड मैं आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन बैक इन 2017 के बाद मैंने 3 साल अपना स्टार्टअप किया है चंडीगढ़ में, आईटी पार्क में मेरा खुद का आईटी का स्टार्टअप है एंड वो सब अच्छा चल रहा था। बट देन अभी लॉकडाउन में मैं घर पे वापस आया तो सारा यूथ आपको पता ही है, जैसे सब वापस घर पे आ गए, अपना जॉब वगैरह सब वर्क फ्रॉम होम सब चल रहा था। तो अभी एक ऐसा टाइम आया कि जब मुझे बिजनेस में बैठने का मौका भी मिला और समझने का मौका भी मिला। तो एजुकेशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जो आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो आई मीन वी फील वेरी लकी, हम बहुत ज्यादा खुशनसीब हैं कि हम ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट हैं और हम लोगों को एजुकेट कर पा रहे हैं। तो आई वॉज मोर देन हैप्पी टू ज्वाइन माई फादर एंड एक अच्छा बिजनेस चल रहा है तो इतने सालों से, तो इसको आगे बढ़ाने में मेरा पूरा योगदान है। ये मैं आपको सीख रहा हूँ कोविड धीरे टाइम धीरे, में नजर आया तो या कोशिश यही आपने? रहेगी कि इसको आगे से अच्छे से लेके जाऊंगा। जीवितेश, आपको ये कोविड टाइम में नजर आया या आपने पहले भी सोचा था कि फादर के बिजनेस को आगे ले जाने का, या आपने इसी कोविड टाइम में समझा इसको? नहीं, ये मेरे लिए ऑब्वियसली अवसर ही था एक तरीके से। मतलब मैं जिस फैमिली में पैदा हुए हैं, मैं बचपन से किताबों के आसपास घिरा हुआ हूँ। नहीं, वो ठीक मैं है बचपन जीवितेश, से आप मेरे पॉइंट को नहीं समझे हैं। आपने हम्म, अपने आप को चेंज करने का सोचा, लेकिन यहाँ पर आप आफ्टर कोविड जो है मजबूरी में एंटर हुए हैं या आप अपनी इच्छा से? देखिए, जो मेरा स्टार्टअप था आईटी का, वो सिर्फ और सिर्फ एक रिहर्सल थी मेरे असली बिजनेस को चलाने के लिए। ये मेरी सिर्फ और सिर्फ ऑल दिस, जितना भी मैंने पढ़ाई किया, सर, दैट इज आवर पॉइंट। जितना भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने आज तक जितना भी तैयारी की, एवरीथिंग, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ही था। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म प्लान था, शॉर्ट टर्म प्लान था, बट यही मेरा प्लान था। तो इसको मैं ज्वाइन करना चाहता था अगले साल, नहीं तो अब इस साल से ही। तो जब भी, तो आई एम वेरी लकी कि इसी टाइम मेरे को ये ज्वाइन करने का मौका वी लव दिस बिजनेस। चलो, ग्रेट। यस, और जीवितेश, आपको प्राउडली फील करना है कि यू आर ए बुकमैन एंड यू आर ए बुकमैन ऑफ इंडिया, और बुकमैन ऑफ इंडिया हमेशा इंडिया को आगे लेके जाएगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक रेहान जी, प्रवीण एंटरप्राइज से। दीपक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? परमवीर एंटरप्राइजेस, हाँ जी, आ रही है जी। दीपक जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। नमस्ते जी, जय श्री राम, सत श्री अकाल। तो दीपक जी, थोड़ा सा परिचय, आप वैसे परिचय पंजाब वालों को तो जरूरत नहीं है, परमवीर एंटरप्राइज अपने आप में नाम ही काफी है, बट जो पंजाब से बाहर के लोग हैं, चंडीगढ़ से बाहर के लोग हैं, उनके लिए मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें। हाँ जी, ये सब जी पहली बात है जी, ये सब भगवान की देन है जी। ये हमारा 1929 से बिजनेस है जी। मैं अभी तक जितने भी लोगों से मिला हूँ, सबसे पुराना बिजनेस मुझे लग रहा है आपका ही है, 29। अभी तक मेरे पास
जो लास्ट फिगर थी वो 39 की थी, 1939। तो ये अब हाँ जी 1929 से मेरे पास हो गया परमवीर इंटरप्राइज। हाँ जी, ये 1929 से जी मेरे जीजा जी के फादर ने पहले करते थे जी। मैं जी बिजनेस जीजा जी के साथ मिलके कर रहा हूँ जी। उनके बड़े भाई थे, ये हमारी इंडस्ट्री के पिलर थे जी, जो सब आज भी उनको याद करते हैं, अरुण वीर जी। वो इस ट्रेड में मुझे लेके आए जी। पहले वीर हट्टी सदर बाजार कपूरथला पंजाब में रिटेल शॉप थी जी। उनका मानना था कि हम अगर पंजाब में जलंधर में होलसेल बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो अच्छा इसका रिस्पांस मिलेगा। और ये स्कोप था कि हमने स्कूल सप्लाई करनी यहाँ से, तो ये हमने जलंधर में यहाँ से परमवीर एंटरप्राइजेस के नाम से 1994 से स्टार्ट किया जी। मेरी सिस्टर की शादी हुई थी 1988 में, तो उसके बाद फिर यही उनका था कि हम कोई बिजनेस चलाएं। पहले मैंने जॉब किया जी, मैं 7 साल अकाउंट्स ऑफिसर था, ओसवाल एग्रो में शुगर मिल में था जी, फगवाड़ा में, पंजाब में। तो उसके बाद फिर ये 96 से मैं कंटिन्यू हूँ जी इधर टोटली। ऐसे विद द बिगिनिंग ऑफ द डे 1994 से इधर जलंधर से हूँ। पहले शाम को आता था जैसे ऑफिस के बाद, यहाँ मेरे डैडी बैठते थे। कपूरथला से वीर जी हम बोलते थे, अरुण वीर जी को, भाई साहब को। वो मतलब जैसे माल परचेज करने जलंधर या वैसे ऐसे मिलने के लिए आते थे। तो फिर प्रभु की बड़ी कृपा रही जी, बहुत शुक्र करते हैं उसका, ऐसे ही काम अच्छा रिस्पॉन्स मिलता गया। फिर जीजा जी भी मेरे इधर ही आ गए। अब वो 14 इयर्स हो रहे उनको भी, वो भी मतलब वीर दी हट्टी क्लोज करके अब हम जलंधर सेटल हो रहे जी। अब फिर एक दीपक जी, आप पर्टिकुलर इस बिजनेस से खुश हैं और मजा आ रहा है आपको इसमें? बहुत बहुत खुश है जी, बहुत खुश है जी। मुझे पंजाबी बहुत अच्छी लगती है, मैं पंजाबी समझ लेता हूँ। मेरा पंजाबी बोलने का बहुत मन करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अटक जाता हूँ। तो मैं पंजाबी मूवीज बहुत देखता हूँ और आपके जो पंजाबी गाने जो हैं, वो ये समझ लो कि पूरे देश की जान है। कहीं पर भी चले जाओ, कोई शादी ब्याह कुछ भी है, तो हाँ पंजाबी जी गानों के बिना अधूरा है। हाँ जी हाँ तो जी। ये जो पंजाबी कल्चर है वो अपने आप में बड़ा प्यारा है। आपसे बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू जी, कि थैंक यू। आपकी जो पंजाबी टोन है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन पंजाबी सब लोग समझ नहीं पाएंगे। मैं तो आपसे ये चाहता कि भाई ये सारा प्रोग्राम पंजाबी में हो, लेकिन पूरा देश समझ नहीं पाएगा, तो इसलिए हमें हाँ हिंदी में जी। बात करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं जी। हम सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित जी। अमित जी नमस्कार। अमित महाजन जी। हाँ जी, नमस्कार जी। सत श्री अकाल अमित जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ? नमस्कार जी। सब बढ़िया जी, सब बढ़िया। बढ़िया है? बिल्कुल ठीक ठाक सब। मैं कोशिश करता हूँ, मुझे बस मजा आता है और कुछ नहीं। अमित जी थोड़ा सा अपनी नहीं, बात पंजाबी लैंग्वेज तो बड़ी आगे अच्छी है जारी जी। रखेंगे। जी जी। अमित जी अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं जी 1977 बॉर्न हूँ और फादर साहब का बिजनेस था हमारा, ये 70 से वो जुड़े हुए हैं। इसी महिंद्रा बुक डिपो हमारी रिटेल शॉप है। तो 1970 से यहाँ आप महिंद्रा बुक शॉप है। 1970 से हमारी महिंद्रा बुक डिपो गुरदासपुर में लोकेशन पे है, शॉप है। तो 1977 मेरा बर्थ ईयर है। मैं 1992 में मेरी जब स्कूलिंग हो रही थी तो भी मैं बैठ गया था शॉप पे ही। ओके। साथ साथ में मैं उनके बैठा हूँ और बीकॉम मैंने शॉप पे की है, उसके बाद एमकॉम भी की है मैंने। तो पिताजी ने जबरदस्ती बिठाया या आप अपने शौक नहीं नहीं, जब एक्चुअली जबरदस्ती भी नहीं थी, बस यही थी कि बिजनेस में उनको भी था कि साथ चाहिए। तो रिटेलिंग अच्छी थी हमारी, शॉप्स का काम भी अच्छा था। बाद में हमने होलसेलिंग शुरू की है, स्कूलिंग शुरू की है, जी। तो काफी अच्छा रहा है और भगवान की दया से अच्छा चल रहा है। तो अभी भी आप अपने ट्रेड को प्यार करते हैं कि भाई हाँ इसी ट्रेड में यार अपने को आगे बढ़ाना है और बच्चों को नहीं, बढ़ाना है? इसी ट्रेड को ही बढ़ाना जी, इसी ट्रेड को ही। हमें तो काफी अच्छा लगता है कि हम जैसे स्कूलिंग में जाते हैं तो स्कूल्स वाले भी समझते हैं कि बुक्स क्या मिलते हैं, तो अच्छा ही लगता है हमें। ग्रेट अमित जी, मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी होती है। और आज तक मैं जितने भी बुकमैन से मिला हूँ और किसी ने भी मुझे आज तक ये नहीं किया कि यार हम कहाँ फंस गए। तो ये अपने आप में एक प्राउड फील होता है कि वी आर बुकमैन ऑफ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल जो है प्राउड फील करते हैं। बिल्कुल। हम अपनी बातों का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं और
हमारे जो पंजाब एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कहें तो संजय जी हैं, संजय जी के पास इस कोविड कॉल में काफी तकलीफें आई होंगी, लोगों के क्वेश्चन आए होंगे कि हमें क्या करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो संजय जी, किस तरह के सवाल आपके पास सबसे ज्यादा आए? देखें जी, इस बार कोविड में तो बड़ी मुश्किल हुई, किताबें सेल करने में भी बहुत मुश्किल हुई। और सबसे बड़ी बात जो आपने अभी करी थी कि गवर्नमेंट ने ये नहीं समझा कि ये एक एसेंशियल बिजनेस है बुक्स का। हम अमृतसर के डीसी को कम से कम 5 बार मिले, उन्होंने प्रूव नहीं किया, नहीं जी बुक्स की सेल करने की इजाजत नहीं देंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, शराब बेचने की इजाजत थी और बुक्स बेचने की इजाजत नहीं थी। संजय जी, आप मेरी बात से बिल्कुल वाकिफ करते होंगे कि जैसे हमें जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, जिसको एसेंशियल बोला जाता है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए दवाइयां जरूरी है, जिसको एसेंशियल समझा जाता है, वैसे ही देश में शिक्षा को बढ़ाने के लिए किताबें जरूरी हैं, उसको एसेंशियल नहीं समझा जाता है। लेकिन मेरा सरकार से ये सवाल हमेशा रहेगा कि क्या लिकर जरूरी था, जिसको खोल दिया गया किताबों से पहले? वो गलत है। तो संजय जी, आपने इस बात को स्टैंप लगाई है कि मेरी बात को सही ठहराया है कि एसेंशियल होना जरूरी था। बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत जरूरी था। और चारों तरफ लोग मांग रहे थे किताबें, हमें उन तक पहुंचाने में मुश्किल हो रही थी, पर फिर भी हम सुबह 6 बजे अच्छा, जाते थे घर उस से। केस में भी संजय जी पुलिस पकड़ रही थी? नहीं, हमारे शहर में ऐसा तो सीन नहीं था। सुबह मैं साढ़े पूरे भारत की बात करूं, ठीक है, वहां पर आपके शहर की मैं बात करूं, अमृतसर की, मैं वहां पर ये पब्लिक रिलेशन कहूंगा कि आपका और एक वहां के लोकल पुलिस का एक रिलेशन अच्छा था जिस वजह से। लेकिन अदरवाइज कानून को मद्देनजर हम नजर रखें तो जो केंद्र सरकार की तरफ से वो कानून था वो यही था कि नहीं, केवल ग्रोसरी और मेडिसिन के अलावा कोई सामान की आवाजाही नहीं होगी। सुबह नहीं, यहाँ सुबह गया था, सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक ना थोड़ा बिजी था, और हम कहीं आ जा सकते थे, और अगर कोई बुक्स चाहते हैं तो हम उनको दे सकते थे। लोग हमारे घर में भी आ जाते थे, लोग शॉप पे भी हम करके दे देते थे। थोड़ा सा 9 बजे तक इतनी नहीं होती थी ज्यादा प्रॉब्लम, उसके बाद भी सख्ती हो जाती थी। फिर सुबह 2-3 घंटे हम लोगों को किताबें मुहैया कराते रहे। तो आपके पास ये तो आपने मुहैया कराई, अपनी बात कर रहे हैं आप, जैसे पंजाब एसोसिएशन को देख रहे हैं तो आपके पास इसी तरह की समस्याएं, पूरे सवाल आते थे कि आप केंद्र सरकार के पास जाओ, आप राज्य सरकार के पास जाओ, इस तरह की बातचीत करो। तो आपने इस पे कुछ ठोस कदम उठाए या आपकी बात को सुना गया, नहीं सुना गया, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, सारे सब शहरों में बात होती थी, क्योंकि सब जगह कर्फ्यू लगा था। लोग अपनी अपनी जगह से अपनी कोशिश करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करने की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने समझा ही नहीं भी बुक्स एसेंशियल होनी चाहिए, और किसी भी जगह पे इन्होंने इजाजत दी नहीं भी किताबें डोर डिलीवरी करा दी जाएं या किताबें किसी तरह से बेची जाएं। उससे ये रहा भी लोग परेशान रहे, किताबें उनको टाइम पे मिली नहीं। और फिर 18 मई में जाके फिर खुला, तो उसके बाद किताबें शुरू हुई स्कूलों में, और स्कूलों का भी नुकसान रहा। किताबें तो सब जगह पहुंच चुकी थी स्कूलों में, लेकिन चूंकि बिकी नहीं, और आधी से ज्यादा किताबें वापिस आ गई इस बार। आधी से मैं 60% 60-70% ये मान के चलता हूँ कि जितने भी प्रकाशक हैं उन लोगों को 60 to 70% वापसी का सामना करना पड़ा है, और जिसका भुगतान अगले साल सभी लोगों को करना पड़ेगा। राकेश जी, आपके शहर चंडीगढ़ में भी यही स्थिति रही? मगर यहाँ पे जी हमने राकेश, डिलीवरी लोगों को घरों में सेट्स पहुंचवाए हमने, उनसे हमने 50 रुपीज चार्ज किए हैं। जो फूड सप्लाई करने वाले हैं उनके थ्रू हमने लड़कों को हायर करके पेरेंट्स के घरों में सेट्स पहुंचवाए हैं, और उसका हमारे को बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिले स्कूल की तरफ से कि आपने इतने कम पैसों में हमारे पेरेंट्स के घर बुक्स पहुंचवाई हैं। लेकिन आपने तरीका तो दूसरा ही ढूंढा, सरकार की मदद इसमें आपको नहीं मिल पाई कि भाई बिल्कुल किताबें बिल्कुल आवश्यकता थी आपकी। मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ राकेश जी, सभी लोगों से, क्योंकि मैं सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि यहाँ पर नजरअंदाज ना किया जाए, जी। शिक्षा के लिए यह भी आवश्यक है। तो आपने जो सप्लाई है वो पूरी की या कहीं ना कहीं बच्चे वंचित रहे इससे?
नहीं, पूरी सप्लाई तो नहीं कर पाए। हम 7 बजे तक ही सप्लाई कर पाते थे, सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। जितने भी हमने हॉकर रेंज किए थे, हर एक जना 15-15, 20-20 सेट ले जाता था। कम से कम 40 बंदे हमने रेंज किए थे। हर रोज के 700 से 800 सेट हम सप्लाई कर देते थे। जो लोगों की ऑनलाइन बुकिंग होती थी, पैसे आ जाते थे, हम रात को ही पैकिंग करके उनको फूड सप्लाई वालों को, उन्हीं लड़कों को दे देते थे। वो सुबह जाके 7 बजे तक सप्लाई कर देते थे। तो राकेश उसके बाद पुलिस की काफी रिस्ट्रिक्शन थी। फिर इस कारण हमने उस चीज को थोड़ा इग्नोर किया। और जिस मोहल्ले में हम रह रहे थे, वो सारा डिफेंस का एरिया है यहाँ पे, कि उन लोगों की कंप्लेंट ना हो, कोई सील ना कर दें घर हमारा। कई प्रॉब्लम्स थी। तो राकेश जी, आपको ऐसा नहीं लगा कि जब वो ताली और थाली बजाई जा रही है, वो डॉक्टर और उन लोगों के लिए बजाई जा रही है, तो आपके लिए भी बजे? बिल्कुल बजनी चाहिए थी आपके लिए बिल्कुल बजनी चाहिए थी जी। हमने घर घर बुक्स पहुंचाई है। तो मैं आज आपके लिए ताली और थाली सभी बुकमैन के लिए बजाता हूँ कि भाई वो ताली जो है वो इस बुकमैन को नकारा सबने, कि इस बुकमैन ने भी उसी तरह से रोल प्ले किया है जैसे एक डॉक्टर ने, पुलिस वाले ने, सभी ने किया है, अपनी जान को जोखिम में। आप उस समय को याद करें, जितने भी लोग इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उस समय को याद करें कि जब लोग सभी घर पर छुपे हुए बैठे थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, घर पर आने वाले सामान को 2-2 दिन तक बाहर रखकर फिर अंदर ले रहे थे, छू नहीं रहे थे। और उस समय में यही बुकमैन बाहर निकलकर उन्हीं सब किताबों को इकट्ठा कर कर आप तक पहुंचा रहा था। ये भी वहां पर रोल एसेंशियल वाला प्ले कर रहा था, और साथ में उस खौफ के साथ, उस डर के साथ कि कहीं उसका घर सील ना कर दिया जाए, उसको पकड़कर अंदर ना कर दिया जाए। उस खौफ के बावजूद भी वो लगा हुआ था कि बच्चों तक वो पढ़ाई की सामग्री मिल सके, जिससे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। यही उद्देश्य सबका था। और इसी चीज को लेकर मैं दीपक जी आपसे जानना चाहूंगा। दीपक रेहान जी, आप बताइए कि आप भी इसी सोच के साथ आगे चल रहे थे, आपने भी सप्लाई की होगी? हमने जी इस पीरियड में सप्लाई नहीं की। एक्चुअली हम होलसेल ही ज़्यादातर करते हैं, तो वैसे कुछ माल ऐसे ही पड़ा रह गया जी। बड़ी ट्राई करते रहे, लेकिन वही इन दिक्कतों की वजह से नहीं कर पाए जी हम सप्लाई। अच्छा, आपका पर्टिकुलर रिटेल नहीं था, केवल होलसेल था, इस वजह से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। तो लॉकडाउन खुला उसके बाद ही सप्लाई की हमने पहले। होलसेल था तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब बात आती है डायरेक्ट बच्चे को सप्लाई करना है, किसी स्कूल को सप्लाई करना है, तो जो मेरे को संजय जी ने बताया, राकेश जी ने बताया कि वो एक एक घर तक पहुंचे, जिन्होंने फूड सप्लायर को पकड़ा और अपनी हाँ जेब जी, से पैसा देकर सप्लाई हाँ जी, करवाई। तो ये अपने हाँ आप जी, में बहुत सैल्यूट वाली बात है कि भाई, और उसके पीछे रीजन कि बच्चों तक किताबें पहुंच सके। हाँ जी, हाँ जी। जीवितेश, आपने भी ऐसा ही किया? जी, हमने कोशिश तो की काफी कि हम किस तरीके से, क्योंकि दिक्कत ऐसे आई कि एक तो सबसे बड़ी बात, जब सरकार को ये चीज देखनी चाहिए थी कि सबको पता है कि रिजल्ट्स का जो टाइम होता है वो एक पीक टाइम होता है मार्च के एंड में। तो लॉकडाउन ठीक है, मतलब जरूरी था, अब हम उसमें कुछ कहने वाले नहीं है, बट एक चीज बहुत ध्यान से देखनी चाहिए थी कि एजुकेशन इंडस्ट्री को बिल्कुल भी ध्यान में रख के नहीं सोचा गया इस चीज के बारे में। ये आई गेस हम सबने फील किया कि जब रिजल्ट्स आए, जब हम बुक सेल करने का टाइम था, जब बच्चों को जरूरत थी बुक्स की, उस टाइम पे कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया। तो उसको बाद में फैसिलिटेट करने के लिए सरकार ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी। मतलब जोमेटो पे राशन तक, ब्रेड्स वगैरह सब कुछ इतना अवेलेबल करवाने की कोशिश की गई, लेकिन बुक्स के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई मैं कहीं। इतना जानता हूं जीवितेश, पिज्जा हट में, डोमिनोज में, सब जगह सप्लाई हो रही थी। बिल्कुल हो रही। डोमिनोज की वजह से केसेस बढ़ रहे थे, डिफरेंट पिज्जा डिलीवरी की वजह से केसेस बढ़ रहे थे, बट वहां पर कहीं पर भी रोका नहीं गया। यहां पर किताबों की सेल रोक दी गई, और जहां पर हम बात करते हैं एक बेहतर भविष्य की और एक उच्च भारत की बात करते हैं, सब पढ़े सब बढ़े। तो हमारा उद्देश्य आने वाले टाइम में, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से कि सरकार जब इस नारे को लेके चलती है कि सब पढ़े सब बढ़े, तो उस नारे के साथ साथ हमारी इन जरूरतों को एसेंशियल में हमेशा काउंट करे। मतलब एक मोटो है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, हम सब जानते ही हैं। पढ़ेगा कहां से? पढ़ेगा किताबों से, और किताबें आपने बंद कर दी। जो किताबों के पढ़ेगा बिजनेस के के लिए स्टेक किताबों होल्डर्स की। हैं, जी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इसके साथ, क्योंकि सिर्फ बच्चे या सिर्फ स्कूल्स या सिर्फ प्रिंसिपल्स नहीं होती हैं,
उनके साथ साथ जिन्होंने बुक सप्लाई करनी है, पब्लिकेशंस है, जिन्होंने बुक्स बनानी है, वो सब इक्वल स्टेक होल्डर है, सब एक साथ होकर अगर चलेंगे, सबको फैसिलिटेट किया जाएगा, तभी हम इंडस्ट्री को आगे बढ़ा पाएंगे और तभी लोग एक्चुअली में पढ़ा पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में नहीं रखा गया बिल्कुल भी। तो इस चीज के लिए ऑब्वियसली हम सब बहुत दुखी हुए, मिलकर आगे बहुत चलेंगे, हार्डशिप committed होकर हम सरकार से मिलेंगे और इसको एसेंशियल बनाकर रहेंगे कि कभी भी ट्राई इस रहेगी। तरह की आपदा आती है तो किताबों को सबसे पहले रखा जाए। देश के भविष्य में किताबें पूरा योगदान देती है। अमित जी हमारे साथ है। अमित जी, आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे यहाँ पे 28 मार्च, जैसे 22 को लॉकडाउन लगा था, 28 मार्च को हम यहाँ पे ना हमारे एसडीएम जी हैं, तो हम उनसे मिले थे, क्योंकि वो लोकल जो पास इशू कर रहे थे सभी को, जो ग्रोसरी वाले हैं, जहाँ इनको जितने भी सब्जी वाले थे, जो केमिस्ट को, वो कर रहे थे। तो हमें उन्होंने कुछ टाइमिंग दी थी कि 2 स्कूल्स को हम कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, थोड़े-थोड़े सेट्स कर दें, जहाँ दिन में 2 घंटे में आप कर दें। हमने तो उनसे एक परमिशन लेके पास बनवाया था और स्कूल्स वालों की हेल्प से उन्होंने पास हमें बनवा के दिया था। हमारे यहाँ पे लोकल जो भी हुआ, तो हमने तो सप्लाईज की है। मेरे पास 7-8 स्कूल्स हैं जिनको हम काउंटर्स पे ही करते हैं, तो उनको सप्लाईज हमने थ्रू एक पास बनवाया था, तो उसके रिगार्डिंग ही हमने की है। अमित जी, ये बात हो गई ऑन रिक्वेस्ट। हाँ, ऑन रिक्वेस्ट ही हुआ था, ये सारा कुछ ऑन काम हो रिक्वेस्ट गया हुआ था। आपका, रिक्वेस्ट पे काम हुआ। लेकिन हाँ, मैं ये रिक्वेस्ट। सरकार से चाहता हूँ कि ये किसी को रिक्वेस्ट ना करनी पड़े। ये रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है। नहीं, रिक्वेस्ट हमने की है, वो भी मतलब एक बार नहीं की, 4-5 बार जाके की है, और कुछ स्कूल्स वालों को भी साथ में लेके गए हैं, उसके कारण ही हुआ, ऐसा तो हुआ नहीं, रिक्वेस्ट से ही हुआ। बाकी जो रिटेल पे हम अपनी शॉप पे जो सेट्स बेचते थे, वो तो हम बेच नहीं पाए, बट ये था कि हम कुछ सप्लाई कर पाए। और काफी लोग थैंकफुल भी थे, इससे लोग थैंकफुल होते थे हमें कि उनके घर में हमें बुक्स मिल रही हैं, तो वो मानते थे कि हमारी भी मेहनत है उसमें। तो जी, लेकिन वो रेशो बहुत कम रहा होगा, क्योंकि आप सप्लाई 100% तो कर नहीं पाए होंगे। वो कुछ 100% नहीं हो पाई ना, उसमें तो उसमें 100% तो नहीं हो पाई। हम मान के चलेंगे 60% या 65% हम कर पाए थे इससे। जी 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 जी। तो खैर एनीवे, हम सरकार से ये निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे कि इस चीज को हम जरूर होना चाहिए। और जैसे केमिस्ट ने शॉप्स खोली हैं, जहाँ ग्रोसरी वालों ने खोली हैं, बुक्स को भी इनको प्रेफरेंस पे देना चाहिए था। चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हैं बच्चे, वो कर नहीं पा रहे थे कुछ भी, बिना बुक्स के पीडीएफ आ रही थी उनको, पीडीएफ से कुछ भी नहीं हो पाता उनको, बच्चों को तो बस। बात मैं करूं तो मैं आने वाले टाइम में मैं अपना अभी 4 दिन पहले मैंने अपना एक वीडियो बना के अपलोड किया है, और मैं ये कहने वाला हूं कि जो ये पीडीएफ और ई बुक की हम बात करते हैं, ये बंद होना चाहिए। मैं प्रकाशक हूँ जी, आप जितने भी हैं बुकमैन है, मैं भी एक बुकमैन हूँ। मैं एक प्रकाशक के उससे मैं सबको ये बोलना चाहूंगा, मैं कोई भी बुक बनाता हूँ, किसी टीचर को आज की डेट में बात करता हूँ कि मुझे आपको सैंपल कॉपी देनी है, आप मेरी बुक का रिव्यू करिए और बच्चों को अच्छी लगे तो बताइए। क्योंकि हम बात करते हैं तो किताबें अच्छी लगे तब बताएं, वरना आपको अच्छी नहीं लगती है तो हमें वापस लौटाएं या हमें बताएं कि इसमें क्या सुधार करने चाहिए। तो मेरे पास टीचर्स का जवाब ये आता है कि आप हमें ई बुक प्रोवाइड करें, हम बच्चों को देंगे और बच्चे उससे अपना जवाब लिखेंगे। मैं उन टीचर्स को ये कहता हूं कि आप एक बार कॉपीराइट एक्ट को देखें। जी, कॉपीराइट एक्ट क्या कहता है? कॉपीराइट एक्ट में आप किसी भी तरह के प्रकाशन को इस तरह से आगे सर्कुलेट नहीं कर सकते, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। इस चीज को टीचर समझना चाहिए और स्कूल को भी समझना चाहिए। ई बुक कोई प्रकाशक किसी स्कूल को प्रोवाइड करता है, किसी टीचर को प्रोवाइड करता है, तो ये उसके लिए दी जाती है, उसके अध्ययन के लिए दी जाती है। वो आगे उसका प्रचार या प्रसार करता है तो वो कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है।
इसके हमारी लिए बुक्स ट्रेड को यही तो फर्क पड़ा जी, जो भी पीडीएफ चली गई ना बच्चों को इनमें कोविड के टाइम में, अमित तो जी, इसके कारण ही सारा मैं फर्क एक पड़ा। प्रकाशक हूं और मैं उन प्रकाशक का विरोध करता हूं इस चीज के लिए कि जो ये स्टेप उठा रहे हैं और जो पीडीएफ और ई बुक इस तरह से धड़ल्ले से दिए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के लिए बहुत हार्मफुल है। आप कॉपीराइट एक्ट का खुद उल्लंघन कर रहे हैं। कॉपीराइट एक्ट को आपको देखना चाहिए और उसके चलते मद्देनजर आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आने वाले समय ये बुकमैन ऑफ इंडिया के लिए बहुत भयंकर साबित होगा। ई बुक का चलन हो गया तो अच्छी किताबें मिलनी बंद हो जाएगी। ई बुक चलेगी, किताबें बिकनी बंद हो जाएंगी। किताबें नहीं बिकेंगी तो ऑथर को रॉयल्टी नहीं मिलेगी। जब ऑथर को रॉयल्टी नहीं मिलेगी तो अच्छी किताबें वो क्यों लिखेगा? इसमें प्रकाशक को भी समझना चाहिए ना, इसमें सारा ही उनका रोल आ गया बीच में ना। प्रकाशक ने सबने दे दी, मैं उनको दे दी, उसके बाद तो सभी का रोल मानता हूँ। इसमें बुकमैन नहीं है, जो आप लोग हैं वो नहीं है जी, लेकिन एक प्रकाशक और एक शिक्षक भी है। शिक्षक तो है ही इसमें। प्रकाशक से लेकर अपनी सुविधा के लिए बच्चों तक वो ई बुक का उपलब्धता कराता है। उसको सोचना चाहिए कि भविष्य के लिए ये बहुत खतरनाक होने वाला है, तो उनको बहुत सोचना पड़ेगा ये। बिल्कुल। खैर, हम इस चीज को लेके चलेंगे और हम सभी से अनुरोध करेंगे और इस पर एक आने वाले समय में सख्त कदम भी उठाए जाएंगे कि ई बुक का कोई इस तरह से उपयोग ना करे कि भाई किसी भी बच्चे को दी जाए। मैं अपनी कोई बुक बनाता हूँ और किसी टीचर को दे देता हूँ तो और वो टीचर अपने बच्चों को दे दे तो ये बहुत गलत है भविष्य में हमारे लिए। खैर एनीवे, हम आगे बात को बढ़ाते हुए हम साथ ही एक जो समस्या बुकमैन को आती है वो नकली किताबों की आती है और वो सभी तरह से बनी हुई है, चाहे वो सरकारी उपक्रम एनसीईआरटी को लेकर है या एक प्राइवेट पब्लिशर को लेकर है। जो नकली किताबों का धंधा जो लोग कर रहे हैं वो फल फूल रहा है, उसको लेकर संजय जी से मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या कदम उठा रहे हैं। हाँ जी, अमृतसर में जी एनसीईआरटी ने तो छापे डाले एक दो जगह पे, एक दो दुकानदार पकड़े भी गए, केस चल रहा है उनके ऊपर, लेकिन ज्यादातर नहीं रोका जा सकता क्योंकि बड़े शहरों से अब लोग अप्रोच कर रहे हैं नकली एनसीईआरटी की किताबों के लिए जगह जगह। और मेरे पास एनसीईआरटी की एजेंसी है और मेरे पास डिमांड पिछला ही माल इतना बचा हुआ है क्योंकि लॉकडाउन में कोई था नहीं सिस्टम और सारा डुप्लीकेट माल ही बिक गया सारा बाजार में और काफी माल मेरे पास बच गया। तो मैं संजय जी आपको ये कहना चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी से इस चीज के लिए लिखते हैं कभी कि इस तरह का जो आप ये चलाते नहीं है, कोई अभियान नहीं चलाते हैं, कोई कड़ी सजा का प्रावधान नहीं है कि जिसके चलते केस चल रहा है, केस चलेगा, खत्म हो जाएगा, फिर से तो वही लोग सभी व्यवसाय करेंगे उन्हीं नकली किताबों का। तो इस पे हम लोग जितने भी हैं जागरूक क्यों नहीं होते, क्यों नहीं सख्त कदम उठाते, क्यों नहीं करता, क्यों सरकार कुछ नहीं करती, सरकार अपने नियमों में क्यों नहीं बदलाव करती, सरकार ऐसे सख्त कानून क्यों नहीं बनाती कि जिसके चलते कि कोई एनसीईआरटी क्या नकली किताब किसी भी प्रकाशक की बेचने का कदम ना उठाए। उसके लिए जी हम हिंदुस्तान को सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, उसके लिए अभियान बड़ा चाहिए। हमने कोशिश करी कि सारा कुछ एनसीईआरटी पे लेटर भी भेजी कि आप कुछ इसको हैंडल करने के लिए कुछ करो, लेकिन इसके लिए अभियान बहुत बड़ा चाहिए। आप बुकमैन ऑफ इंडिया आप कर रहे हो इकट्ठा, तो इकट्ठे मिलकर का अभियान चलाते हैं। लगता है कि मुझे कुछ लोग हो सकता है कि 2-4 दिनों में फोन भी आ जाए क्योंकि मेरी पिछली वेबिनार में इसी तरह का मेरा अभियान चल रहा है कि जो एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने वाले हैं वो ये देखेंगे कि अनुज गुप्ता इस अभियान को लेकर चल पड़ा है, निकल पड़ा है और मुझे नकली प्रकाशकों को बंद करना है जो इस तरह का प्रकाशन कर रहे हैं और मुझे उसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। हम इस धंधे को धंधा नहीं है, ये बुकमैन ऑफ इंडिया देश के भविष्य की बात है और इसको हमें स्वच्छ करना है और साफ सुथरा करके आगे बढ़ना है। प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रवीण जी। अनुज जी, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा जी कि डुप्लीकेट किताब क्यों छपती है। अगर मैं एनसीईआरटी को या गवर्नमेंट को ये चीज कहना चाहूं कि हर साल प्रॉब्लम ये आती है कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी तो हैं, सरकार कहती है कि बच्चे सारे एनसीईआरटी की किताब ले लें। क्या एनसीईआरटी की किताब अवेलेबल है? अगर आज की डेट के अंदर मैं बात करूं तो क्या एनसीईआरटी के मैथ 6, 7, 8 मार्केट में हैं? अगर वो एनसीईआरटी की किताब 6, 7, 8 की मैथ्स नहीं है
तो कहां से आएगी? वो डुप्लीकेट जो छापने वाले वही लेके आएंगे ना। तो हम लोग सरकार को ये गुजारिश करें कि अगर आपने एनसीईआरटी की किताब लगवानी है तो उसको छाप के तो दे दो ना। मार्केट में किताब तो अवेलेबिलिटी हो, वही नहीं है, कहां से आएंगी किताबें? बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा तो कहना हम लोग उस मेरा चीज है। को हम उस चीज को प्रवोक कर रहे हैं कि हाँ वो छापो, नहीं लेके आओ, क्योंकि किताब अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चा जब नई क्लास में जाएगा तो उसको किताब चाहिए, कहां से लेके आए? बिल्कुल अमित जी, मेरा पिछले वेबिनार मेरा ईस्टर्न यूपी का था, वहां पर मेरी बातचीत हुई। मेरी बातचीत में सामने ये आया कि सर मैं पूरे प्राइवेट पब्लिशर को, एनसीईआरटी को जोड़कर सब इकट्ठा करता हूँ, सारी चीजें मेरा पूरा सेट बना हुआ है, लेकिन मेरे पास एक छठी की मैथ नहीं है। तो अब मेरे पड़ोसी के पास कहीं पर भी किसी भी एक दुकान पर वो नकली किताब है, तो वो मुझे 1 मिनट में ऐसे कर देता है कि अरे आप इतना बड़ा व्यवसाय करते हैं, आपके पास छठी की मैथ नहीं है, पड़ोस वाला छठी की मैथ लेके बैठा हुआ है, आपके पास है क्या? बोला मेरा सब कुछ जो किया कराया है सब बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो क्या स्थिति ये आपकी भी बनती है ऐसी अमित जी? अमित जी वॉइस आ हाँ रही जी, है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रही। तो आपके यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है? हमारे यहाँ पे होता है एनसीईआरटी की जिन कमी तो आती है, बट हमारे जितनी रिक्वायरमेंट रहती है उसके रिगार्डिंग 2-3 चीजें आती हैं। जैसे इन्होंने बोला कि मैथ्स की 6th 7th 8th की कमी रहती है। जी ये अगर हम 2 साल पहले देखें तो ये काफी कमी चली आ रही थी। 6th 7th 8th का मैं तो मिलता ही नहीं था। अब इन्हीं कारणों से स्कूल्स वालों ने भी 6th 7th 8th का जो मैथ्स है वो प्राइवेट पब्लिकेशंस का लगाना शुरू कर दिया, ताकि ये बहुत बढ़िया। मैं अमित जी इसके लिए हाँ, उन स्कूल वालों की तारीफ करूंगा। मैं उनको ये नहीं बिल्कुल कहूंगा कि इसी स्कूल वालों ने गलत किया। इसी उन कारण स्कूल से वालों ने मैथ और सही साइंस किया, लग रही है। बिल्कुल सही किया उन्होंने। और हमने लेकिन उसके लिए पीछे तो यहाँ सरकार पे भी पड़ती है ना अमित जी, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ बीच में, लेकिन सरकार पीछे पड़ती है कि एनसीईआरटी लगाइए, एनसीईआरटी लगाइए, ये गलत है। जब ऐसी स्थिति में स्कूल वाला किसी दूसरे प्रकाशक की किताब लगाता तो वो क्या गलत है? आपको यहाँ से, आप यहाँ पर बैठे हैं पंजाब में किसी एक एरिया में और आपको दूसरी एरिया में जाना है, और उस दिन रेलवे की स्ट्राइक हो जाए, रेलवे बंद हो जाए, रेलवे की आपको टिकट अनुज ना जी, मिले, आप क्या करेंगे? बस में जाएंगे? बस में जाएंगे और क्या होगा। गाड़ी में जाएंगे? बिल्कुल आप बिल्कुल ट्रैवल तो करना है आपको, आप करेंगे ना? यही है ना, यही ऐसे ही यहाँ के स्कूल्स वाले भी समझ गए हैं कि अगर मैथ्स नहीं मिल रहा तो हम दूसरा लगवाए। वो तो समझते हैं, ऐसी बात समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझेंगे। अनुज जी एक 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 बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे सामने आई है, मैं वो चीज जरूर कहना चाहूंगा। जी प्रवीण जी। जब शुरुआत हुई थी एनसीईआरटी की, अगर आप हम्म, उस वक्त पे जाएंगे कि किताब एनसीईआरटी क्यों छाप रहा था, हम्म, एनसीईआरटी एक किताब छापता था एज ए मॉडल। अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको इस चीज के मैं बारे में बिल्कुल इस चीज जरूर से ज्ञान बिल्कुल होगा। मैंने पूरा अध्ययन किया हुआ है प्रवीण जी, कि जो सीबीएसई सिलेबस बनाता था उसके मॉडल के लिए एनसीईआरटी किताबें तैयार करता था कि भाई दैट्स इस इट। तरह की किताबें तैयार की जाए। जितने प्रकाशक है इस तरह की किताब, वो एक मॉडल होता था, एक नमूना होता था कि ये एक नमूना है। लेकिन अब सरकार की तरफ से ये चीज हो गई है कि नहीं जी, आपने गवर्नमेंट की किताब एनसीईआरटी ही लगानी है। क्यों? क्या एनसीईआरटी की किताब लगा के बच्चा ज्यादा कुछ पढ़ जाएगा? अगर प्राइवेट पब्लिशर को एक ऐसा मौका दिया जाए कि ये एनसीईआरटी का मॉडल है, आप इसके अकॉर्डिंगली किताब बनाओ। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर प्राइवेट पब्लिशर्स के अंदर कोई किताब का रेट ज्यादा हुआ है तो आप उसको सीमित कर दो, लेकिन ये ना कहो कि हाँ सिर्फ प्राइवेट किताब नहीं लगेगी जी, एनसीईआरटी लगेगी। ये कोई बात तो नहीं बनी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये जो है आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और संजय जी आप भी मेरी बात से इससे सहमत होंगे, और प्रवीण जी से भी, कि इस तरह का एक जो थोपना है वो नहीं होना चाहिए कि एनसीईआरटी की किताबें लगाई जाएगी और जबरदस्ती। और इसके लिए पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे संजय जी, वो बताइए। जो वो पेरेंट्स है वो कहता है कि दबाव में आकर या किसी उसमें आकर कि एनसीईआरटी की किताबें ही लगनी चाहिए। पेरेंट्स ये नहीं समझ रहे जी, बच्चे हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अच्छी फीस खर्च कर रहे हैं, उसके बाद कहते हैं जी किताबें सरकारी पढ़ाओ। ऐसी एसोसिएशन अमृतसर में भी बनी हुई है जो कहते हैं जी आप एनसीईआरटी की किताब सस्ती है वो पढ़ाओ, प्राइवेट पब्लिशर की किताब थोड़ी महंगी है, और सारे साल में केवल एक बार ही सेट लेना होता है पेरेंट्स को, वो भी कितने का, 2000 3000 4000 रुपए का। उसके लिए वो शोर में जाते हैं, और प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ता है, कहते हैं प्रिंसिपल को या मैनेजमेंट को जी सरकारी किताबें पढ़ाओ, एनसीईआरटी पढ़ाओ।
वो ये नहीं समझते जो प्राइवेट किताबें हैं वो हर साल रिवाइज होती हैं, और जो भी नया उसका एडिशन है, जो उसमें जो भी रिवीजन है वो होके आती हैं, जो वर्ल्ड वाइड जो भी नई चीजें ऐड हो रही हैं, वो ये नहीं समझते। और संजय एक जी, होटल में खाना खाने जाओ तो एक बार जाओ, अब 5,000 रुपए ना एक फैमिली का आ जाता है बजट, जब खाना खाने जाओ। छोड़िए संजय जी, वो साल में 10 बार मूवी देखने जाता है तो 400 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए का पॉपकॉर्न खरीद लेता है, हाँ बिल्कुल श्योर है ना। और 40 रुपए का वो पॉपकॉर्न होता है जिसको वो 4,000 रुपए में खरीदता है, 10 बार मूवी देखने जाता है, उसको वो मंजूर है। लेकिन पूरे साल का जो उसका कोर्स है, जिसको वो 2,000 से 4,000 के बीच में खरीदने के लिए सोचता है कि ये महंगा है। तो जब हम चयन करते हैं तो हम विद्यालय का चयन करते हैं। क्यों चयन करते हैं? कि हमारा बच्चा उस विद्यालय में पढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। कभी कभी पेरेंट्स को ये समस्या आती है कि वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, उसके पास पैसे बहुत हैं लेकिन वो बच्चे का ये देखता है कि वो उसका स्तर जो है अच्छा नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पाएगा, हिंदी मीडियम में, पंजाबी मीडियम में पढ़ेगा, वो चुनाव करता है। लेकिन उस चुनाव के बाद फिर वो लड़ता है कि विद्यालय अब किताबें मेरी मर्जी की पढ़ाए। मेरा पिछली से पिछली वेबिनार में यही सवाल था कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या आप बोलते हैं कि दवाई मुझे ये लिख के दो? नहीं, डॉक्टर इलाज करता है, डॉक्टर दवाई लिख के देगा। आप बोलेंगे अब आपको ही लिखना है, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते क्यों हैं? इसमें सर रोल ऐसा होता है ना, जैसे पेरेंट्स क्यों बोलता है, जब गवर्नमेंट की कोई नोटिफिकेशन आ जाती है ना कि न्यूज में आ गया एनसीईआरटी की किताबें लगनी चाहिए, वो एसोसिएशंस बन जाती हैं हर जगह, उसके कारण अमित सभी जी, लोग ये मैं कहना यही शुरू तो कर बात देते कह हैं। रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि बुखार हो गया आपको पैरासीटामोल लेना अभी है, ये बुखार लोग ये नहीं आप डॉक्टर समझते, के पास जाए ना, पैरासीटामोल ले ले। यही है ना, ये लोग ये नहीं समझते 2006 में इन्होंने एनसीईआरटी ने किताबें बनाई हैं, 2006 से लेके आज 2021 आ गया, 15 सालों में इन्होंने कोई रिवीजन नहीं की, वही बुक्स को ही चलाए जा रहे हैं। उस जैसे रिवीजन में आहूजा यही जी ने होता है कहा, कि ये चैप्टर डिलीट कर दो, ये ऐड कर दो, ये डिलीट कर दो, बस यही रहता ना, जो आप ये 2006 बताएं की आप कि बुक मैं देखेंगे सेम ही है। सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जीएसटी आपने लागू कर दिया, जीएसटी आपने किताबों में कहाँ लागू किया है? आप बताएं, कहीं भी नहीं है। ये जो जितने भी नियम लागू करते हैं, क्या एनसीईआरटी में हर साल बदलाव किए जाते हैं? यदि ये सरकार के पास मेरा प्रोग्राम जा रहा है, मेरा प्रोग्राम ये इवन जाएगा, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि जीएसटी के नियम एनसीईआरटी में डाल दिए गए हैं। क्या सरकार ने डाल दिए? प्राइवेट नहीं, पब्लिशर की जितनी भी किताबें हैं उसमें जीएसटी जिस समय लागू हुआ था उसी समय लागू कर दिया गया था। आपने भारत के नक्शे में परिवर्तन किया, भारत के नक्शे में परिवर्तन किया, आपने रातों रात परिवर्तन किया। तो क्या आप एनसीईआरटी की बुक में रातों रात परिवर्तन किया? नहीं किया। लेकिन एक प्राइवेट पब्लिशर ने उस परिवर्तन को तुरंत करके दिया। तो ये परिवर्तन उन लोगों को नहीं दिखाई देता जो सस्ती किताबों के फेवर में रहते हैं, एनसीईआरटी के फेवर में रहते हैं। उनको ये सोचना चाहिए प्राइवेट पब्लिशर अपनी किताबें रद्दी करके उन परिवर्तन को तुरंत लेकर आता है। इवन मैं शॉप पे बैठा हुआ था, तो हमने कुछ सैंपल्स ऐसे आते हैं पब्लिशर्स के, तो मैं एक बुक देख रहा था, उसमें तो एक पब्लिकेशन ने कोविड का भी इसमें मैप्स डाल दिए। क्या बिल्कुल एनसीईआरटी कोविड बिल्कुल, के मैं डालेगा? मैं कुछ मैं एक डालेगा? प्रकाशक हूँ, साथ में मैं इस समय अपने प्रकाशक की किताबों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बात करूँ कि कोविड काल में जितने भी ये सारी चीजें हुई हैं, हाँ। तो मैंने अपनी किताबों में परिवर्तित करके सब लोगों को बच्चों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करी है। आज बिल्कुल। सरकार ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया। सिलेबस रिड्यूस करने के बाद बच्चों को एनसीईआरटी के माध्यम से क्या सैंपल पेपर अवेलेबल करवाए? नहीं, उन्होंने केवल एक सैंपल पेपर निकाला और सीबीएसई की साइट पर डाल दिया गया। इवन जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है ना, यहाँ इन्होंने एक सब्जेक्ट ऐड किया, उसकी क्या किताब उनको 5th से लेके +2 तक इन्होंने सब्जेक्ट ऐड कर दिया, यहाँ पे वेलकम लाइफ का सब्जेक्ट ऐड किया। उस वेलकम लाइफ की बुक इनके पास ना पंजाबी में अवेलेबल होती, ना इंग्लिश में, ना हिंदी में। हमारे यहाँ स्टेट में तीनों लैंग्वेजेस चलती हैं। 5वीं से लेके +2 तक की इन्होंने बुक ऐड की। हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो 5वीं से लेके +2 तक इन्होंने एक बुक ऐड की, बट स्टिल अभी तक ना पंजाबी में पूरी अवेलेबिलिटी है, ना हिंदी में, ना इंग्लिश में। बुक्स तो अवेलेबल होंगी नहीं इनके पास। अगर वही प्राइवेट पब्लिकेशन को काम दिया जाए तो वो बुक्स भी अवेलेबल होंगी, सारा कुछ होगा। कुछ ऐसा नियम होना चाहिए कि जहाँ तो ये कुछ बना दें, जैसे आपने कहा एनसीईआरटी सीबीएसई ने मॉडल बनाया, वो उस मॉडल के बिहाफ पे ही कुछ मॉडल बनना चाहिए ताकि कुछ प्राइवेट पब्लिकेशंस उसको बना सके। और वो बात आती है कि कीमत की सीमा, जो रेट है वो रीजनेबल हो तो लगनी प्राइवेट चाहिए ताकि उनको अवेलेबिलिटी भी हो सके। देखो, मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम अवेलेबिलिटी की ही है सर। मतलब अब जैसे पंजाबी है 9th 10th में सीबीएसई की बनती थी, अब सीबीएसई की पंजाबी अवेलेबल ही नहीं है।
अब फिर वही बात आ रही ना, दूसरी किताबें बेचेंगे लोग, और वही बात हमारे साथ भी यही समस्या आती है, हम सप्लाई नहीं करते दूसरी, वो कह देते हैं वो दूसरा बुक सेलर आप सप्लाई करते हो, दूसरा बुक देखिए ना, सेलर पास सीबीएसई ने अवेलेबल 10th है। की पंजाबी की बुक बनाई, सीबीएसई हाँ ने जी, 10th की पंजाबी की बुक बनाई है हमारी स्टेट के लिए। हाँ जी, स्टिल उनके पास 3 साल से यही प्रॉब्लम आ रही है कि पंजाबी की बुक ही अवेलेबल नहीं होती इनके पास। दीपक जी, वो सीबीएसई की अपनी हाँ, पब्लिकेशन है। अमित जी, दीपक जी, आप लोगों ने ये जो है अभी जो लोग नकली किताबें बनाते हैं उन लोगों को जी। आपने बता के बहुत अच्छा कर दिया कि पंजाबी की किताबें भी 9th-10th की नहीं आती है। तो इस साल सर वो मुझे बनाएंगे लगता है नहीं ना, कि इस बनाएंगे साल नहीं, मुझे क्योंकि लगता है कि सीबीएसई शॉर्टेज ने नहीं रेट होने बहुत कम वाली रखा है। हुआ है। इस साल नहीं हर शॉर्टेज साल नहीं होगी। सर इस साल शॉर्टेज नहीं, भी होती है, बदनामी भी होती है, जैसे दीपक जी इस साल नहीं होगी। इस सप्लाई साल दे दी। मार्केट में नकली किताबें बहुत होंगी क्योंकि आपने बता दिया है। जो नहीं लोग सर, मैं वही देखने होंगे वो सर छाप। यही दिक्कत आ रही ना, एक तो प्रॉब्लम है कि किताब नहीं मिल रही, दूसरी बात है जैसे हम स्कूल में सप्लाई दे दी किसी को, वो कहता है कि आपके पास अवेलेबल नहीं, वो तो कहता है ना जितनी देखिए, मर्जी ले लो। नहीं, ये चीजें बहुत गलत हो रही हैं। संजय जी, मेरे ख्याल से आप भी यही कहोगे कि ये सब गलत चल रहा है और इसको हमें पूरा ठीक करना चाहिए, सिस्टम को आगे सही लेके इसके चलना लिए चाहिए। अब एक अभियान जैसे चलाना पड़ेगा इंग्लिश, जी। सारे सारे आप बुकमैन ऑफ इंडिया से सबको इकट्ठा कर रहे हो, इसके लिए एक अभियान चलाना पड़ेगा। मैं पंजाब ध्यान आपके में साथ है। मैं संजय जी, आप मेरी वेबसाइट पर जाएं, द बुकमैन ऑफ इंडिया। मैं लगा हूं सब लोगों को। आज मैं पंजाब से भी कनेक्ट हो गया हूं। इस 14 फरवरी 2021 मेरे साथ पंजाब भी जुड़ गया है, और पंजाब में आज ये नहीं है कि 5-6 लोगों के साथ जुड़ा हूं। मेरा ये अभियान ये है कि मैं गली गली के कोने कोने के हर दुकानदार से जुड़कर, चाहे हम 5,000 है 10,000 है संख्या में, सब जुड़कर एक होकर उस एचआरडी से, सीबीएसई से, एनसीईआरटी से बात कर सके, सामने अपनी बात रख सके कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप एनईपी निकालते हैं, एनईपी में कोई डेट डिसाइड नहीं करते हैं, आपको क्या करना है, कब किताबें लानी है, कुछ नहीं करते हैं। किसी समय में ये होता था कि आप 1, 3, 6, 9, 11 की किताबें बदलते थे, फिर अगले साल 2, 5, 7, 9। वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे आप कुछ डेट तो डिसाइड करें, कुछ नहीं। आप केवल ये बोल देते हैं एनईपी 2020 अब लागू हो गया है और आने वाले समय में एनईपी के अकॉर्डिंग वन नेशन वन एजुकेशन में पढ़ाई होगी। लेकिन कब चालू होगा, कैसे होगा, क्या होगा, किताबें कब बदली जाएंगी, कुछ नहीं डिसाइडेड है। वो सब चीज में असमंजस है। किसी को कुछ पता ही नहीं। सीबीएसई ने 2 साल हुए, इंग्लिश की किताब अपनी 21 मार्च को अपनी वेबसाइट पे डाला जी, इंग्लिश की किताब हमने बदल दी और वो एनसीईआरटी की किताब लगेगी। और स्कूलों हमारे में पास भी सप्लाई हुई किताबें हमें वापस आ गई। बिल्कुल एक स्कूल ने 450 सेट वापस कर दिया, दूसरे 200 सेट वापस कर दिया। वो आज तक मेरे पास पड़ी है, ना मेरे को रद्दी बेचने को दिल करता है, अभी आज तक मेरे पास पड़ी। संजय जी, ये समस्याएं हमारी एनसीईआरटी और सीबीएसई सरकार कभी नहीं समझ पाएगी। जो आप आपने बिल्कुल एक, मैं इस मुद्दे को लिखूंगा और जब भी मेरी मिनिस्ट्री में बात होती है हम ये मुद्दा मेरा जरूर उठाया जाएगा। जिस समय इंग्लिश को चेंज किया गया, ऑल ऑफ सडन आपने ये बोल दिया गया कि ए कोर्स आज के बाद बी कोर्स बी और कोर्स हो जाता है। हो जाएगा, और बी कोर्स खत्म हो जाएगा, ए और बी। हमने अपनी एसोसिएशन से सीबीएसई को लेटर भी लिखी, केवल हमारे पास नहीं बची, पंजाब के सभी दुकानदारों के पास बची थी। हमने सीबीएसई को लेटर भी लिखी और पंजाबी उनको भी मेल कई भी बार करी, ऐसे चेंज उसका हुई है। कोई जवाब नहीं आया। बड़ी बहुत बहुत बार उनको मेल भी करी और लेटर भी गई, कोरियर गया उनको, रजिस्टर लेटर गई, कोई जवाब ही नहीं आया उसका। सर पंजाबी भी कई बार ऐसे चेंज हुई है, वो भी काफी बार नुकसान हुआ है। सेकेंडली एक और चीज है जो सबने नोटिस, शायद पता तो सबको है, किसी के नोटिस में नहीं आई, जो एनसीईआरटी वाला इंग्लिश अभी चल रही है, ये बी कोर्स की थी, ये रूरल एरिया में पढ़ाई जाती थी, ए कोर्स जबकि दूसरे इलाके में पढ़ाई जाती थी, और अब इनके पास अभी दूसरी बुक नहीं बन पाई, जिसकी वजह से यही बी कोर्स ही पढ़ाई जा रही है अभी तक। अभी देखो, मैं बात करूं दीपक जी इस पे, मैं क्या, ये तो बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है। उस समय ये सोचा जाता था कि जो बी कोर्स है वो थोड़ा सा लो लेवल है, ए हाँ कोर्स जी, थोड़ा हाँ सा जी, हाई हाँ जी, लेवल है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, ऐसे। अर्बन एरिया में ए कोर्स था, रूरल एरिया में बी कोर्स था। हाँ बी जी, कोर्स था ज्यादातर नवोदया में, नवोदया में बी कोर्स होता था। तो जब ये बात हुई कि हमें इंग्लिश को, सीबीएसई को प्रकाशन बंद करना है, हाँ तो जी, सीबीएसई को प्रकाशन बंद करना है तो एनसीईआरटी को ए कोर्स के लिए नई किताबें तैयार करनी थी। हाँ वो जी, नई हाँ जी, किताबें तैयार नहीं कर पाई, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, बी कोर्स ही ए कोर्स में पढ़ा देते हैं।
सर वो 1 साल हो जाता, अभी तक भी वही चल रही है। बच्चों के स्टैंडर्ड को उस समय नहीं समझा कि जो बच्चा नीचे से एक अच्छे हाई लेवल में पढ़ते आया है, उसका लेवल आपने एकदम डाउन करके बी कोर्स कर दिया। देन अभी तक आप उसको अलग से नहीं कर पाए हैं, आपने उसको मिक्स कर दिया। हाँ अब जी, बात करूं यहाँ पर कोर्स की, तो एक तरफ रूरल है, एक तरफ मेट्रो है, अर्बन है, जितने भी एरिया हैं सब में इंग्लिश का स्तर एक ही रखा हुआ है। ऐसा क्यों? ये सवाल मेरा आपसे नहीं है, ये सरकार से है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों, कि क्या सभी जगह स्तर एक सा है? ऐसा नहीं है। सोचकर इस पर अध्ययन करना चाहिए और कोई चीज थोपनी नहीं चाहिए कि आपको यही किताबें पढ़ानी है। संजय जी, 2021 के लिए क्या तैयारियां हैं? ये तो हम बात कर रहे थे कि जो हम समस्याओं से जूझ रहे हैं, जितने भी बुकमैन ऑफ इंडिया हैं पूरे इंडिया के, ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन 2021 के लिए अभी आपने क्या तैयारियां की? देखिए, सबसे पहले हमारा पंजाब ही आगे लगा है, जहां नर्सरी से लेके टोटल ऊपर की क्लास तक सब स्कूलों को अलाउड कर दिया गया है क्लासेस लगाने के लिए। और कहीं देश में नर्सरी भी अभी अलाउड नहीं हुई। और उससे क्या फायदा हुआ है? सभी स्कूलों की लिस्टें पिछले 15 दिनों में तैयार हो गई है। जितने भी आईसीएसई सीबीएसई स्कूल हैं, चाहे उन्होंने लिस्टें रिटेन ही कर दी हैं, लेकिन लिस्टें तैयार होकर हम सबके पास आ गई हैं। और स्टेट बोर्ड की अब बारी है, स्टेट बोर्ड देख रहा है भी क्या करें, किताबें चेंज करें ना करें। उससे ये फायदा हुआ है भी कम से कम स्कूलों ने लिस्टें तैयार करके अपना सेशन मार्च में लगाने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। और हम भी तैयार हैं, ऑर्डर 1-2 दिन में जाने शुरू हो गए हैं। अब पब्लिशर्स को सप्लाई टाइम पे देनी है और आगे फिर सेशन बड़े तरीके से, हमारा अनुमान है भी बड़ा अच्छा सेशन इस बार लगेगा। चलो, सर दूसरी बात ये भी है जो पूरे हमारा देश में यही होना चाहिए जो संजय जी कह रहे हैं। जब अभी तक मेरी जितने भी लोगों से बातचीत हुई है, तो सभी इस समय वेट कर रहे हैं कि स्कूल किसी तरह से बुक लिस्ट बनाए और दे दे। पंजाब ने ये स्टेप उठाया है, ये बहुत अच्छी बात है कि इस चीज को लेकर उन्होंने सबसे पहले कदम उठाया है। जी दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था जी, सबसे बड़ी बात है किताबों की लिस्टें तो तैयार हो रही है। सबसे बात जरूरी बात है जी, नर्सरी वाले बच्चों का बेस खराब हो रहा था, जो पिछली बार जा नहीं पाए, अब जाने से उनका बेस अच्छा बनेगा। नहीं तो उन जो स्टार्टिंग में बच्चे जाते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी जी। मैं जो ये कदम पंजाब ने उठाया है, मैं हाँ जी, पूरे भारत से अपील करूंगा हाँ जी, कि हाँ जी। अपने बच्चों को स्कूल भेजें और सुरक्षा के साथ स्कूल भेजें और ये संदेश सभी को दें कि आओ स्कूल चले हम, क्योंकि स्कूल चलना इस समय बहुत जरूरी है। पंजाब ने ये कदम उठाया, ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है कि पंजाब ने नर्सरी भी शुरू कर दी है। हाँ और जी। पंजाब का पेरेंट्स तो वैसे ही दिलेर है इस मामले में कि भैया ठीक है, मुझे जाना ही है, जाना है। तो नहीं, हमारी बाकी इम्यूनिटी स्ट्रांग साबित हुई है जी। है जी हमारी कोविड में पंजाब की इम्यूनिटी स्ट्रांग साबित हुई है। सर, पंजाब और हरियाणा, मतलब मैं दोनों को इस चीज में सबसे ऊपर मानता हूँ कि दूध दही का खाना हमारा प्रदेश हरियाणा। तो वैसे ही पंजाब की बात है, हरियाणा की भी मैं अभी पीछे वेबिनार की थी, तो उसमें मेरे को सब लोगों ने ये कहा कि भाई अभी तो पेरेंट्स ऐसा हो गया कि कान पकड़ के स्कूल छोड़ के आ रहा है कि बेटा तू स्कूल जा, तेरे को घर पे नहीं बैठना है। तो पंजाब में तो सरकार ने कह दिया कि भैया नर्सरी के बच्चे को भी स्कूल में लाओ। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और संजय जी ने बताया कि इम्यूनिटी तो स्ट्रांग है ही पंजाब में, क्योंकि खाना पीना शुद्ध हवा, वो मजा ही अलग है पंजाब का। स्कूल नहीं लग रहे थे तो बच्चों का भी ना कोई सिस्टम बन नहीं रहा था, पेरेंट्स भी तंग आ गए कि बच्चे सारे अपसेट हो गए। अमित जी, मैं ये बताऊं कि लोगों के चश्मे लग गए, गर्दन दर्द कर रही है, कमर। ये प्रॉब्लम भी पीडीएफ के कारण ही आई है ना, जो पीडीएफ स्कूल वाले भेज रहे थे, मोबाइल लोगों ने लेके दे दिए, बड़े मतलब जितना कॉस्टली मोबाइल लेके दे सकते थे दे दिए। बुक्स की बात करें तो बुक्स की और अभी भी बुक्स ध्यान के नहीं लिए आएगा। पैसे नहीं है, मोबाइल के लिए पैसे हैं, लैपटॉप के लिए पैसे हैं। और छोड़िए, आप ये बताइए कि 4,000 रुपए का एक पूरा बुक का सेट लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन 11,000 रुपए का ब्लूटूथ लेने के लिए बच्चे के लिए पैसे हैं। तो ये चीज एक बहुत बड़ी है जो समझनी पड़ेगी कि वो 11,000 रुपए का या 12,000 रुपए का आप एक विदेशी कंपनी का वो एक ब्लूटूथ ईयरफोन लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो उसके लिए आप कोई बार्गेनिंग नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं करते हैं कि कीमत ज्यादा है। लेकिन जब बात करते हैं 400 रुपए 4,000 रुपए के सेट की, तो वहां पर कीमत आपको ज्यादा लगती है।
लॉकडाउन में जी मोबाइल और लैपटॉप इतने बिके, सबके रेट बढ़ गए हैं। एक तरफ हम बहिष्कार कर रहे थे चाइना के प्रोडक्ट को, हम ना खरीदेंगे ना खरीदने देंगे, और दूसरी तरफ ये था उतना ही ज्यादा बिका मोबाइल। उतनी ही ज्यादा तादाद में हम खरीद रहे थे खुद, और हम लोगों को कह रहे थे कि हमें किसी भी तरह से बायकॉट करना है चाइना का, और हम खुद ही खरीद रहे थे। तो ये चीज सब सोचने की बात है। और किताबें खरीदने के लिए नहीं, हमें किताबें ये सोच है ना, देखो एक मोबाइल खरीदा जाता है, अगर 10,000 का मोबाइल किसी ने खरीदा तो 2 महीने के बाद ही उसका रेट हाफ हो जाता है। अगर किताब खरीदेगा बंदा तो किताबों को उसको पढ़ के वो उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान आएगा, वो डबल होगा उसका माइंड। बट ये नहीं लोग सोच और अमित पाते। जी, वो ज्ञान डेवलप होने के साथ साथ वो अगले साल उसको ट्रांसफर कर सकता है किसी और को, किसी बिल्कुल। जरूरतमंद को वो किताब दे सकता है। ये नहीं है कि वो किताब खराब हो जाती है। मैं कभी हमेशा विरोध करता हूँ कि किताबें खराब मत करो, किताबें जो है किसी को दे दो। मैंने एक अपनी संस्था बनाई हुई है बुक ड्रॉप, उस संस्था में मैं सब लोगों से किताबें वापस ले लेता हूँ और जरूरतमंद को किताबें देता हूँ। तो बुक ड्रॉप जो है एक अपने आप में एक अलग अथाह सागर है, जिसमें आप अपनी किताबें छोड़ सकते हैं, और जिसके थ्रू जिन लोगों को जरूरत है उस समुद्र से किताबें फ्री में ले जा सकते हैं। तो बुक ड्रॉप वही काम करता है। खैर, बुक ड्रॉप जैसी एक संस्था, बहुत संस्था होंगी जिसके तहत आप अपनी किताबें किसी दूसरे के काम में आ सकती है। लेकिन हम मोबाइल की जैसे आप बात कर रहे हैं अमित जी, हम 10,000 का मोबाइल लेते हैं, 5,000 का हो जाता है। 5,000 का छोड़िए, कुछ समय के बाद आपके किसी डस्टबिन में पड़ा होगा, डब्बे में पड़ा होगा। तो ये सारी चीजें सोचने की बात है। मोबाइल के यूज से जी बच्चों को एनके लग गई, और बच्चों की आंखों के चश्मे का नंबर बढ़ गया। सबके साथ ऐसा है। संजय जी, मेरी अपनी बेटी का 1.5 नंबर बढ़ गया एनक का। संजय जी, मैं मेरठ में था अभी, और मेरठ में मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वहां पर मेरे से एक सवाल किया गया, तो मैं यही कह रहा था कि जहां पर एक स्कूल प्रिंसिपल किसी समय पे किसी बच्चे के पास मोबाइल दिख जाए तो पेनल्टी लगाता था और मोबाइल जब्त करता था और माँ बाप को बुलाता था, कहता था कि आपके बच्चे की पॉकेट में, बैग में मोबाइल मिला है, ये उम्र है उसको मोबाइल देने की। आज इस कोविड ने यहाँ पर हालात पहुंचा दिए कि आप अपने बच्चे को मोबाइल क्यों नहीं दिलाते, ये कैसे एजुकेशन लेगा। आपने बिल्कुल सिस्टम बदल दिया। हम एक तरफ बात करते थे कि पानी को हमें बचाना है, और हम यहाँ पर आ गए कि बार बार हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं, 15 सेकंड 30 सेकंड तक हाथ धोएं। तो ये सारी चीजें कोविड ने बदल दी है पूरी। तो हमें जो है अब दोबारा से ठीक हो गए हैं, तो समय के साथ चलना है। समय के साथ चलते हुए हमें बच्चों का ध्यान रखना है, मोबाइल से एक लिमिट तक बनाए रखना है। बाकी सारी चीजें हमें इस पेपर पे ही उसको लेके आना, किताबों पर लेके आना। हम एक मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम को यहाँ पर विराम देते हैं। हम आगे मिलते रहेंगे, और सभी से मैं एक एक लाइन का मैसेज चाहूंगा, उन पेरेंट्स के लिए, स्कूल मैनेजमेंट के लिए, प्रकाशक के लिए, सभी के लिए। और मेरे 2 साथ में लोग और जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं परिचय कराऊंगा। आपका मैसेज मैं पहले चाहूंगा। मुझे बोला आपने। संजय जी, एक एक करके मैसेज लेंगे। संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे जी अब स्कूल खुल गए हैं, बच्चों को फिर किताबों की ओर ध्यान देना चाहिए, और ये जो टूल है ऑनलाइन, एक टूल होना चाहिए। किताबें ही सर्वोपरि हैं, किताबें ही बच्चे के काम आएंगी। किताबों से ही पढ़ने का मजा आता है, और किताबों की जो खुशबू है वो कहीं आप फील नहीं कर सकते। बिल्कुल। और मैनेजमेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? स्कूल मैनेजमेंट को? स्कूल मैनेजमेंट जी, वो तो उनके हाथ में है, वो किताबें अपनी तरह से किताबें अपनी सिलेक्ट करें। क्योंकि कई लोग ही कहते हैं जी स्कूल मैनेजमेंट ने किताबें सिलेक्ट कर ली, ये कर ली। जैसे आपने बोला डॉक्टर की पर्ची पे दवाई लेनी चाहिए, वैसे ये काम मैनेजमेंट का है, टीचर्स का है, किताबें सिलेक्ट करें, लोगों को उसमें नहीं बोलना चाहिए। और स्कूल वाले समझदार हैं, अपने स्तर के हिसाब से वो किताबें सिलेक्ट करते हैं, और बहुत बढ़िया स्टडीज चल रही थी। ये कोविड ने थोड़ा सा परेशान कर दिया, वरना बहुत बढ़िया चल रहा था सिस्टम। नहीं, अभी सब सामान्य होगा और हम सही चलेंगे, और हम अपने आप को भी फिल्टर करेंगे और आगे भी फिल्टर लेके सबको लेके चलेंगे। और संजय जी देखो, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे पास मार्केट में 10 डॉक्टर दिखते हैं, हम कहते हैं कि नहीं यार, ये डॉक्टर हमारा अच्छा इलाज कर सकता है, ये हमारी राय होती है, हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे ही बच्चे को जब हम एडमिशन कराते हैं तो स्कूल हम खुद सिलेक्ट करते हैं कि नहीं ये स्कूल, नहीं ये स्कूल।
हमने एक बार डिसीजन ले लिया उस स्कूल का, तो अब स्कूल पे छोड़ देना चाहिए, जैसे हम डॉक्टर पे छोड़ते हैं। तो यही मेरा मानना है, फिर हमें उस पर छोड़ देना चाहिए। जब हमने डॉक्टर का चुनाव किया, वैसे ही स्कूल का चुनाव किया है। अब हम उसके कार्य में बाधा ना बढ़े कि भाई हमें ये दवाई लिखो या हमें ये किताब लिख कर दो, हमें ये किताब पढ़ाओ, हमें वो किताब पढ़ाओ, हमें ये सोचना आप आपके वेबिनार से जुड़ के ना मुझे को ये फील हो रहा है कि बुकमैन के सम्मान की लड़ाई आप लड़ रहे हो, हम आप सबके साथ हैं। चाहिए। जी बिल्कुल संजय जी, मेरा यही कहना है कि हम उस सम्मान के लिए जी रहे हैं और सम्मानीय काम कर रहे हैं, हम कोई गिरा हुआ काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। इंडिया का हर बुकमैन, खासकर पंजाब का हर बुकमैन आपके इसमें आपको सहयोग देगा 100%। मुझे बहुत अच्छा लगा संजय जी आपकी बात सुनकर, मेरा हौसला और ज्यादा बुलंद हो गया है। दीपक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अपना संदेश, मैं सबसे संदेश ले रहा हूँ, आपका भी संदेश मुझे चाहिए। संदेश यही है जी, जैसे हम किताबों का काम करते हैं, इससे ज्ञान लेते हैं, ज्ञान यही है कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसे ही कोई मिल बैठ के बात करके उसका सलूशन ढूंढ लेना चाहिए जी। जो शांति में मजा है उसमें अपना ही मजा है, यही ज्ञान ही है जी किताबों में जी। बहुत अच्छी बात है। अमित जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की डेट में अगर पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेज रहे हैं, इतना पैसा खर्चने के बाद बच्चों को बाहर भेजते हैं, तो अगर स्कूल को भी इन्होंने सिलेक्शन किया है, एक सीबीएसई स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल में इन्होंने किया कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो वही आपकी बात है कि स्कूल पे छोड़ दें कि वो आपको कैसी पढ़ाई देना चाहते हैं, उसमें बाधा ना डालें। उससे अगर बाधा नहीं डलेगी तो बच्चों को शायद बाहर भी ना भेजना पड़े, यहाँ पे ही उनका सारा कुछ अच्छा मिलेगा। अमित जी, कई बार ऐसा होता है कि हम एक डॉक्टर की दवाई नहीं लगती है, तो हम बिल्कुल। अपना डॉक्टर बदल देते हैं। हम्म। तो मैं उन पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि स्कूल बदल दो, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन स्कूल के काम में इंटरफेयर मत करो। ऐसा ही होना चाहिए। स्कूल बदल दो। आपको लग अगर रहा है ये स्कूल गलत है, अगर लेकिन आप अगर स्कूल को ये स्कूल मत आपको बोलो कि ये फैसिलिटीज करो, दे वो रहा है, करो। अगर स्कूल आपको हर तरह की फैसिलिटी दे रहा है, तो आप भी स्कूल का साथ दो तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप उस 4,000 रुपए के लिए, उस 3,000 रुपए के लिए पूरे साल स्कूल से पंगा ले लेते हो, स्कूल को कहते हो कि आपने ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये किताबें आप देखो ना कि स्कूल क्या वो गलत दे रहा है या नहीं दे रहा है। पहले आप देखो कि वो सिलेबस जो उसने पढ़ाया है वो क्या गलत पढ़ा रहा है वो या ठीक स्कूल पढ़ा भी रहा देखता है। है कि उसके लिए आप उनसे डिबेट करो। अमित जी 40 बच्चे आ रहे हैं उसके स्कूल में, वो भी ये देखता है स्कूल कि वो उन बच्चों का स्तर क्या है। देखो आपके पंजाब में आज आप यदि पंजाब की बात करें ना, तो हमारा एक मुहावरा गलत नहीं होता है कि कोस कोस पे बदले वानी, चार चोर कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बदले वानी। तो वैसे ही बच्चों का स्तर भी वही है कि पटियाला में अलग है, चंडीगढ़ में अलग है, जालंधर में अलग है। तो और हम बात करें महाराष्ट्र में चला जाए तो पूरा अलग है, बंगाल चले जाए तो पूरा अलग है। तो सब जगह स्तर अलग है। जो स्कूल मैनेजमेंट जहां पर पढ़े लिखे, जिन्होंने बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, वो टीचर है, वो चुनाव करते हैं किताबों का, बच्चों के स्तर के हिसाब से चुनाव करते हैं कि उस बच्चे का स्तर क्या है। उसको नर्सरी में क ख ग सीखना है या कक्षा 1 में क ख ग सीखना है, वो चुनाव करता है कि यहाँ पे पंजाबी सीखनी है, वहां पे मराठी सीखनी है, वो चुनाव करता है। आप महाराष्ट्र से पंजाब में आकर किसी स्कूल में कहें कि मेरे बच्चे को मराठी पढ़ाओ, वो मराठी कैसे पढ़ाएगा? लेकिन ये सारी चीजें सोचने की है। जब आपने स्कूल का चुनाव किया है तो स्कूल के हिसाब से चलें और स्कूल के हिसाब से बच्चे को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल जी प्रवीण जी और जितेश जी, दोनों से मैं आपको जानना चाहूंगा कि आपका क्या संदेश है, और दोनों का डिफरेंट संदेश होना चाहिए। दो जनरेशन यहाँ पर मेरे सामने स्क्रीन पर है। अनुज जी, बात ऐसे है कि मैं सारी बातें सुनने के बाद मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि किताब के बारे में बहुत सारी बातें पहले से चली आ रही हैं। आज भी मैं ये चीज कहूंगा कि 135 करोड़ जनता है हिंदुस्तान की। क्या सरकार ने ये डिजिटल कंटेंट लेके आके क्या 135 करोड़ की जनता उसको ले पा रही है? आज तक इतने सालों से, इतनी सदियों से जो किताब का काम चला रहा है, 135 करोड़ की जनता तक कॉपी, किताब और पेन तो पहुंच रहा है। क्या डिजिटल कंटेंट जो है वो माध्यम आज क्या टीवी या अपना पीसी या अपना मोबाइल सब 135 करोड़ की जनता के पास है? अगर नहीं है तो जिस कंटेंट पे आज हम रुके हुए हैं उसी को ज्यादा अच्छे से चला लेना चाहिए ताकि हम ज्यादा अच्छे शिक्षक हो सकें, हम उस चीज को पढ़ सकें। हमारे जो टीचर्स आज, अगर मैं
कहूं कि हाँ एक डिजिटल कंटेंट मेरे पास आ गया, मैं अपने स्कूल के अंदर उसको देना चाहता हूं, तो देने के पहले क्या मेरे टीचर्स उस चीज के लिए अवेयर हैं? उसको अवेयर करो, पहले टीचर्स को अवेयर करो, फिर बच्चों को चीजें प्रोवाइड करो, फिर उस चीज को लेके आओ। लेकिन उससे पहले जो चीज चल रही है उसको खत्म ना करो। हिंदुस्तान की जो संस्कृति जो चल रही है उस संस्कृति को कायम रखो, ये मेरा कहना। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। जीवतेश, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही अपील करना चाहूंगा कि पहली बात, जो आप कर रहे हो दिस इज वेरी गुड। जो लोग मतलब हम अपने अपने बिजनेस में बैठे हैं, हम जो भी सोच रहे हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सब इकट्ठे होकर इस चीज को म्यूचुअली डिस्कस कर पा रहे हैं। सो थैंक्स टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैं यही कहूंगा, जैसे सर ने भी बोला था अमृत सर से, कि सबको मिलके इस पे करना है काम। तो आई गेस दिस इज वेरी गुड। और पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि एजुकेशन में बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, मतलब कितने ही सदियों से चला आ रही है। इससे अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता है, बुक से अच्छा दोस्त कोई नहीं है, ये हमेशा साथ रहेगा। बिल्कुल। अभी क्या है कि मैं फोन पे जितना मर्जी पढ़ने की कोशिश कर लूं, थोड़ी देर बाद मैं इंस्टाग्राम में फेसबुक चला ही लूंगा। बट एक बार जब मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ बुक ही पढ़ रहा हूँ। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट जीवतेश, ये सारी चीजें लोगों को समझने की है। देखो, वो डिस्ट्रैक्शन है, आप इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, फेसबुक की बात कर रहे हैं, दैट इज स्क्रॉल 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 एंड देन चेंज 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 चेंज। बट जब आप बुक पढ़ते हैं तो आप उसमें खो जाते हैं और उसके अंदर डूब जाते हैं, उस कहानी के अंदर, उस तथ्य के अंदर वो डूब जाते हैं। तो वो वही है कि बस किताब है। मतलब मैं यही चाहूंगा, गवर्नमेंट अगर इस चीज को समझ सकती है कि इंडिया डज नॉट नीड रोबोट्स, इंडिया नीड पीपल। इंडिया नीड्स पीपल विद इमोशंस एंड विद बेटर अंडरस्टैंडिंग, जो आई गेस बुक्स ही प्रोवाइड कर सकती हैं, जो लैपटॉप्स या फोन्स ये सब नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो यही मैं अपील करना चाहूंगा, अगर ये चीज पहुंच सकती है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा आपका ये मैसेज, और मैं चाहूंगा कि हम इसी तरह से संगठित होकर आगे चलें। मेरे साथ दो लोग और जुड़े हुए हैं हार्बर प्रेस इंटरनेशनल से, दीपक गोयल जी और अरविंद धनोआ जी। एक छोटा छोटा मैसेज मैं इन लोगों से चाहूंगा, दीपक गोयल जी से भी और अरविंद धनोआ जी से भी। इस इंडस्ट्री से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें खासकर जो एक इस कड़ी का, इस एजुकेशन की कड़ी का एक महज हिस्सा है, प्रकाशक, बुकमैन, जो बुक सेलर है, और उस स्कूल के बीच का जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो सब एक महज हिस्सा है इस कड़ी का। उनको किस पेशेंस के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, वो उनको क्या करना चाहिए? दीपक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? दीपक गोयल जी। सबसे पहले तो सर मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं सर बुकमैन के बारे में ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि बुकमैन प्रकाशक और स्कूल के बीच में बहुत बड़ा माध्यम है, जिसकी हमें बहुत जरूरत है। हर व्यक्ति को उसकी जरूरत है, क्योंकि वो हमें इजिली हर किताब समय पे प्रोवाइड कराते हैं। एक सेल्स पर्सन होने के नाते मैं ये कहूंगा सर, उसको पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हर जगह पर उस पेशेंस ही काम आती है। लेकिन वो सेल्स पर्सन ही है सर जो स्कूल्स को बताता है कि इसके अंदर क्या क्वालिटीज हैं। तो क्वालिटीज स्कूल को पता चलती हैं, तभी वो अच्छी किताबें लगाते हैं, तभी हम अच्छी किताबें बच्चों तक पहुंचती हैं। तो एक बहुत बड़ा रोल सेल्स का भी रहता है सर। दीपक जी, मैं उस रोल को मानता हूं, लेकिन आज की डेट में, इस कोविड में, लोगों को तोड़ दिया है उसने। प्रकाशक सैलरी नहीं दे पाया, लोगों ने छोड़ दिया है और छोड़कर घर पर बैठे हैं और बहुत परेशान है। मेरा दिल दुख पाता है उन लोगों के बारे में, सोचता हूं कि जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, जो इस इंडस्ट्री को आगे ले जा रहे थे, लेकिन किसी कारणवश कहीं ना कहीं वो छूट गए हैं, वो रह गए हैं। तो उनका मैं साथ चाहता हूं कि वो आगे बढ़े और धैर्य के साथ डटे रहें, जुड़े रहें, इस इंडस्ट्री को ना छोड़ें, इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहें। समय अच्छा धीरे धीरे आ रहा है, वो शुरुआत पंजाब ने कर दी है, पंजाब के साथ साथ बाकी क्षेत्र भी करेंगे। उन लोगों को जुड़े रहना चाहिए। जी सर। अरविंद जी, आप क्या कहना चाहोगे? आपका, अरविंद जी, मैं ये आपको भी धन्यवाद करूंगा। अरविंद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे प्रकाशन
संस्था के माध्यम से। लेकिन अरविंद जी का ये धन्यवाद करूंगा कि जो मेरे ये नए मित्र अरविंद जी ने मिलवाए हैं, उनके लिए अरविंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। Good afternoon to all, sir. Hello. Good afternoon to all. First of all, sir, I would like to thanks Book Association of Punjab, जिन्होंने हमारे साथ एक और कदम बढ़ाया है हमारे इस अभियान में। तो बाकी सर जो भी इस तरह का आपने जो कर रहे हैं प्रोग्राम, उसके साथ ये सब जुड़े हुए हैं, और भी बुक सेलर हमारे साथ जुड़ेंगे पंजाब से। एक तो मैं अरविंद जी आपको करेक्ट कर दूं, अभी सबको बुकमैन बोलना शुरू कर दीजिए। बुक सेलर जो है ना, ऐसा मेरे को फील होता है कि हाँ यार, जो लोगों को बुक सेलर अभी बुकमैन बोलेंगे सभी। कौन? सभी बुकमैन सर, और भी बुकमैन और भी स्टेट से थ्रू आउट इंडिया सर हम लोग कोशिश करेंगे इस तरह से, मतलब अपने मंच पे और भी बुकमैन को लेके आए, उन सबका सहयोग चाहिए। और रही बुक्स की बात सर, कि बिना बुक्स के सर कभी कोई भी बच्चा पढ़ नहीं सकता। अगर अच्छी बुक्स है वो लाइट में भी पढ़ सकता है, किसी स्ट्रीट लाइट के नीचे भी पढ़ सकते हैं, पेड़ के नीचे बैठ के भी पढ़ सकते हैं। तो जो डिजिटल का कंटेंट आ रहा है वो हम इस तरह से नहीं यूज कर सकते उस चीज को। तो मेरा कहने का मोटिव यही है कि बिना बुक्स के स्टडी नहीं हो सकती। अच्छी शिक्षा हमें बुक से ही मिलेगी। अच्छे प्रकाशक जो है, पब्लिशर है, वो ही हमें अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, और उस चीज को हम लोग अच्छे से प्रमोट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दीपक, अरविंद आपका, और जितने मैं कुछ कहना चाहूंगा जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। अरे संजय जी, मोस्ट वेलकम, मैं सुनना चाहूंगा। ठीक है जी, मेरे ना कार्ड पे एक स्लोगन लिखा हुआ है, नॉलेज फ्रॉम बुक्स, बुक्स फ्रॉम अस। ग्रेट, वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। तो ये सारी चीजें जो आपके स्लोगन है, ये ऑलवेज वेलकम। मैं बुकमैन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आप सब लोगों के साथ जुड़ा रहना चाहता हूं और आगे बढ़ना चाहता हूं। आपका सहयोग मुझे हमेशा चाहिए, और तभी हम मिलकर एकजुट होकर आगे बढ़ सकते हैं और आगे चल सकते हैं। जब हम मिलकर साथ चलेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपका और आपके पंजाब की एसोसिएशन का मुझे पूरा सहयोग मिलेगा। बिल्कुल जी, श्योर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का, बहुत बहुत हृदय से आभार। और मैं सभी को ये कहूंगा, फील प्राउड, यू आर ए बुकमैन ऑफ इंडिया। बिल्कुल जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके।